ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक बात मुझे बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, यस और नो? यस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पहले देखा साइकिल के लिए, फिर उसके लिए हमने देखा प्रोसेस के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए। आपको याद आ रहा होगा, पूरा हम पढ़ चुके हैं। नाउ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे इट डज नॉट प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन नहीं दी थी इसने कि प्रोसेस जो है वो 1 से 2 की तरफ हो रहा है या 2 से 1 की तरफ हो रहा है। इट डज नॉट प्रोवाइड द डायरेक्शन, इसने डायरेक्शन की बात नहीं करी थी। ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है। दूसरा इन्होंने बात करी कि कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क आर नॉट इक्विवेलेंट, है ना, कि हीट और वर्क जो है वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ध्यान देना कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। ये क्या नहीं है? इक्विवेलेंट नहीं है। इन अ साइकिल वर्क कैन बी फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू हीट बट हीट कैन नॉट। मतलब किसी साइकिल की अगर हम बात करें तो वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, फुल्ली कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हीट को फुल्ली कन्वर्ट हम वर्क में नहीं कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन केवल फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा, है ना। मतलब इसने क्या नहीं, इसने एक नेसेसरी कंडीशन तो दी थी, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन किसने नहीं दी? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स ने नहीं दी। तो किसने दी? अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स ने डायरेक्शन नहीं दी, अगर किसी प्रोसेस की डायरेक्शन, कोई प्रोसेस कहां से कहां हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, अरे किस डायरेक्शन में कोई प्रोसेस हो रहा है, किस डायरेक्शन में कोई प्रोसेस हो रहा है, इसकी किसने नहीं दी डायरेक्शन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। तो किसने दी? किसने दी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट गिव्स द डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की डायरेक्शन किसने बताई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। कैसे बताई? थ्रू द कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के कांसेप्ट के माध्यम से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने प्रोसेस की क्या बताई? डायरेक्शन बताई। ठीक है, इसीलिए क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने डायरेक्शन बताई, इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बोलते हैं डायरेक्शनल लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। ध्यान देना, हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है। ये कैसे पता लगा हमको? ध्यान देना, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। और एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट, जब भी कहीं लिखा हो ना इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया, मतलब क्या है? मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट से पता लगा। इट इज फाउंड दैट द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हीट, सॉरी, इट इज फाउंड दैट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी यानी हीट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी दैट इज वर्क। ऐसे सुनो कि कंप्लीट कन्वर्जन जो है ना हीट का, वर्क में नहीं किया जा सकता साइकिल के अंदर। अरे सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इट इज फाउंड दैट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इंपॉसिबल। पूरे का पूरा हीट, अगर 100 यूनिट हीट है तो उसको वर्क में कन्वर्ट पूरा नहीं किया जा सकता साइकिल के अंदर, है ना। ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट आगे मैं यूज करूंगा। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट जरा ध्यान देना, नेक्स्ट जरा ध्यान देना। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स क्या होते हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स का मतलब क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, दो रिजर्वायर्स होते हैं, ये दो टाइप के रिजर्वायर्स हैं, वन इज सोर्स, अनदर वन इज सिंक। देखो सोर्स का मतलब ये है कि सोर्स वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जो हीट को सप्लाई करता है, जो थर्मल एनर्जी को सप्लाई करता है, जो देता है। तो देखो ये सोर्स है, और ये जो सोर्स है ना, ये हीट सप्लाई कर रहा है, यहां से हीट बाहर निकल रही है, ये सोर्स है, सोर्स है। ये क्या बेटा? ये सोर्स है। ठीक है, क्या है बेटा? ये सोर्स है, और इसका टेंपरेचर कितना है? दिस टेंपरेचर इज T1, और इस सोर्स का जो टेंपरेचर T1 है, वहां से हीट कितनी सप्लाई हो रही है? दैट इज Q1। तो ये हीट को सप्लाई कर रहा है, तो इसको सोर्स बोल रहे हैं। और ये सिंक है, देखो इस सिंक के अंदर हीट जा रही है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका टेंपरेचर कितना मान रखा है हमने? T2। तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। जैसे सूर्य है, तो सन से हमको एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है, और यस और नो, हीट हमको सूर्य से मिल रही है, तो सूर्य हीट को दे रहा है, तो वो सोर्स होगा कि सिंक होगा? दैट इज सोर्स। वो क्या होगा? सोर्स होगा। अब जैसे ये जो सिंक है, सिंक मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे आप स्कूटी बाइक और बस स्कूटी बाइक या कार चला रहे हो, तो वहां से जो फ्यूल जल रहा है ना, इंजन के अंदर जो फ्यूल जल रहा है, तो वहां से जो वहां से हीट रिमूव हो रही है, वो कहां जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है। तो हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या हो गया? सिंक हो गया। क्या हो गया? सिंक हो गया। अब ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये जो स्मार्ट पैनल है, यहां से भी तो कुछ हीट निकल रही है, तो ये हीट कहां जा रही है? इस सराउंडिंग में जा रही है। तो हीट सराउंडिंग में जा रही है, यानी सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सराउंडिंग, ये जो रूम है, ये क्या हो गया? ये सिंक हो गया, क्योंकि ये हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। आप मुझे एक बात बताना, ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल में से क्या हो रहा है? हीट निकल रही है, और ये हीट कहां पे जा रही है? ये हीट इस रूम में जा रही है। क्या इस मोबाइल की वजह से इस रूम का, इस सराउंडिंग का टेंपरेचर चेंज होगा? नहीं होगा ना, नेग्लिजिबल होगा, बहुत ना के बराबर होगा। इसकी वजह से इस रूम का टेंपरेचर चेंज नहीं होगा, ना के बराबर होगा। तो मतलब ये हुआ, ये जो सिंक है, इसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की, मतलब इसका टेंपरेचर चेंज नहीं होता है। और इसीलिए इसी तरह से जो सोर्स होता है, ये कितने भी हीट निकाल दे, कितने भी हीट निकाल दे, इसका टेंपरेचर चेंज अरे नहीं होगा, नहीं होगा टेंपरेचर चेंज। इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। कितनी? इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, मतलब ये इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। सो कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स जो हीट सप्लाई करेगा और सिंक जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज टू स्टेटमेंट। इसके दो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। अरे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट वन बाय वन देखते जाएंगे। पूरा शानदार तरीके से आपका जो है, बहुत ही शानदार तरीके से यूनिट जो है तैयार होने वाली है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, समझना। सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। क्या कहा था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने? इट इज इंपॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस डेवलप करना इंपॉसिबल है विच ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल, जो साइकिल पे ऑपरेट करे, मतलब साइक्लिक डिवाइस को, ठीक है ना, एंड विच प्रोड्यूस वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। हमने यहां पर बात करी किसकी? रिजर्वायर की, एक सोर्स की और एक सिंक की। तो ये क्या कह रहा है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कह रहा है इट इज इंपॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस बनाना संभव ही नहीं है जो साइकिल पे काम करे, जो साइकिल पे ऑपरेट करे और लगातार वर्क प्रोड्यूस करे बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। एक रिजर्वायर से काम नहीं चलेगा।
दो रिजर्वायर्स कम से कम चाहिए, दो रिजर्वायर कम से कम चाहिए, एक जो है हीट को सप्लाई करने वाला और दूसरा हीट को एब्जॉर्ब करने वाला। दो रिजर्वायर्स होने चाहिए, एक सोर्स का होना जरूरी है और एक सिंक का होना जरूरी है। मतलब ये हुआ कि अगर आप खाते हो तो सुबह सुबह कहीं जाते तो हो, और एक केवल खाते रहोगे पेट खाली नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या आप लगातार लंबे समय तक काम कर सकते हो? इस तरह से नहीं कर सकते। तो खाना जरूरी है और सुबह सुबह जाना भी जरूरी है। तो देखो जरा यहां पे, है ना, मतलब एक सोर्स भी जरूरी है और एक सिंक भी जरूरी है। यही बताया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने। देखो जरा यहां पे क्या हो रहा है, ये एक सोर्स लगाया हुआ है जिसका टेंपरेचर T1 है और ये हीट को सप्लाई कर रहा है, दैट इज Q1। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। ये खाना तो खा रही है, ये खाना तो खा रही है और उसको वर्क में भी कन्वर्ट कर रही है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन ये क्या नहीं कर रही है, ये हीट को रिजेक्ट नहीं कर रही है। मतलब ये सुबह सुबह मतलब पेट को खाली नहीं कर रही है, केवल खा रही है। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो देखो ये एक ऐसी डिवाइस है जो सोर्स से हीट को ले रही है और उस हीट को लेकर के वर्क में कन्वर्ट कर रही है, और ये सिंक में कुछ भी हीट को रिजेक्ट अरे नहीं कर रही है। इट इज इम्पॉसिबल। ये जो डिवाइस है ये इम्पॉसिबल है। ये एक ही रिजर्वायर है, इसका सिंक तो है नहीं इसमें, तो ये इम्पॉसिबल है। तो सुनो ध्यान से, वही लिखा गया है, इफ सच काइंड, देखो ध्यान से, मैं फिर से रिपीट करूं, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस। ऐसी डिवाइस को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है जो केवल एक ही रिजर्वायर पर काम करे, एक ही रिजर्वायर पर काम करे। और अगर ऐसी डिवाइस संभव हुई, इफ सच काइंड ऑफ डिवाइस वुड बी पॉसिबल, अगर ऐसी डिवाइस पॉसिबल हुई, देन दिस डिवाइस इज नोन एज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है केवल एक ही रिजर्वायर पर काम कर रही है, इसीलिए ये डिवाइस पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल हुई तो क्या कहलाएगी? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, यानी PMM2 ये डिवाइस कहलाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, PMM इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आप मुझे एक बात बताना, जो PMM2 है ये किसका वायलेशन है? से केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन है। इसीलिए ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन है, एंड हेंस PMM2 इज इंपॉसिबल। PMM2 पॉसिबल नहीं है। आइए जरा देखते हैं यहां पे ये क्या कर रही है। ये हीट को रिसीव कर रही है Q1, इनपुट कितना है इसका Q1 और आउटपुट कितना है इसका W, और W क्या है? Q1 के बराबर ही है क्योंकि हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी W अपॉन Q1, यानी कि W Q1 के बराबर है, तो Q1 अपॉन Q1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं PMM2, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100% है। तो ध्यान देना, PMM2 की एफिशिएंसी 100% है। लेकिन PMM2 वायलेशन है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का, और आप किसी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं कर सकते, तो PMM2 पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। वही लिखा है कि PMM2 इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड हेंस PMM2 इज इंपॉसिबल। एफिशिएंसी ऑफ PMM2 इज 100%। ये बात ठीक है कि एफिशिएंसी PMM2 की 100% है, लेकिन PMM2 ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए 100% एफिशिएंसी ही पॉसिबल नहीं है। 100% एफिशिएंसी इज इंपॉसिबल। क्या दिक्कत तो नहीं है कोई? आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को समझने में, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है? अपने दोस्तों को क्लास में बैठ करके, अपने दोस्तों को रूम में बैठ करके, हॉस्टल में बैठ करके समझाना कि ये होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आगे बढ़ रहे हैं हम, तो ये इंपॉसिबल है। इस तरह का डायग्राम बना दो, लिख दो कि ये इंपॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है? तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने हमको दिया कॉन्सेप्ट किसका? हीट इंजन का। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट हमको देगा कॉन्सेप्ट किसका? हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का। आइएगा, तो जरा यहां पे क्या दिक्कत थी? यहां पर ये दिक्कत थी कि एक ही रिजर्वायर लगाया आपने, अरे सिर्फ खा रहा है, अरे दूसरा इसका सिंक भी तो लगाओ इसमें, तो दो रिजर्वायर कम से कम होने चाहिए। तो देखो ये है हीट इंजन, एक सोर्स है और एक सिंक है। नाउ इट इज पॉसिबल। एक सोर्स और एक सिंक, दो रिजर्वायर्स हैं। अब दो से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सोर्स और एक सिंक का होना जरूरी है। तो एक सोर्स है, एक सिंक है, ठीक है। यहां दो सोर्स लगा दो या दो सिंक लगा दो या कितने भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आ जाओ चलो। सो हीट इंजन इज व्हाट? क्या करेगा हीट इंजन? देखो ये हीट इंजन क्या कर रहा है, दिस इज अ हीट इंजन। ये सोर्स जिसका टेंपरेचर T1 है, वहां से हीट ले रहा है Q1, और उस Q1 में से कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है W, और जो वर्क नहीं बन पाएगा इस Q1 में से, जो वर्क नहीं बन पाएगा उसमें से रिजेक्ट कर देगा। कहां पे कर देगा? सिंक में रिजेक्ट कर देगा। ऐसे तू सोच के देख सकता है इसको कि फॉर एग्जांपल इसने हीट कितना रिसीव करा? 100 किलो जूल इसने हीट को रिसीव करा, और 100 किलो जूल में से इसने बोल दे कि 60 किलो जूल, फॉर एग्जांपल 60 किलो जूल को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 माइनस 60 कितना बचा? दैट इज 40। 40 कहां जाएगा? सिंक में रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंक में क्या हो जाएगा? ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। और सिंक कितना हीट रिजेक्ट हुआ? Q2। कितना सिंक का टेंपरेचर है? T2। अरे यस और नो? जबकि PMM2 में क्या हो रहा था? 100%। यहां से 100 किलो जूल आया, 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, 100 का 100 वर्क में जा रहा था, सिंक में रिजेक्ट नहीं हो रहा था। दैट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, तो देखो जरा, हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस होती है। हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस लिखा है। इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क। ये क्या करती है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, और रिमेनिंग पार्ट को क्या करती है? सिंक में रिजेक्ट करती है। हीट इंजन ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल। ये साइक्लिक डिवाइस है। ये कैसी डिवाइस है? ये साइक्लिक डिवाइस है। ये साइकिल पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है? ये साइकिल पे वर्क करती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन? तो एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, या डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। आउटपुट कितना है यहाँ पे? W है। आउटपुट कितना है? W। और इनपुट कितना दिया आपने इसको? Q1। तो W अपॉन Q1। एक ध्यान देना, यहां पर हम क्या लगाएंगे? यहां पर हम लगाने वाले हैं क्या? एनर्जी इन एनर्जी आउट के बराबर होगी। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मान ले कि जो हीट इंजन है यही तो तेरा सिस्टम है, तो एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसके अंदर कौन सी एनर्जी जा रही है? इस सिस्टम के अंदर कौन सी एनर्जी जा रही है? Q1। अरे Q1 इसके अंदर जा रही है, तो एनर्जी इन होगी Q1 इक्वल टू इस देखो बाउंड्री देखो, ये मैंने बाउंड्री बना दी है। इस बाउंड्री के अंदर Q1 जा रहा है, और इस बाउंड्री से बाहर क्या निकल रहा है? Q2 बाहर निकल रहा है, W बाहर निकल रहा है, तो एनर्जी आउट Q2 प्लस W। तो याद रखना, तेरे को याद रखना होगा, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। न्यूमेरिकल सॉल्व तभी होंगे जब तेरे को ये फॉर्मूला याद होंगे। अरे यस और नो? फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी ये फॉर्मूला आपको याद होगा।
तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो हमने कुछ नहीं करा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन W अपॉन Q1 Q1, तो W की वैल्यू यहां पर हमने Q1 माइनस Q2 रख दी, तो एफिशिएंसी आ गई हीट इंजन की 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी साइकिल, चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो चाहे वो इरिवर्सिबल साइकिल हो, दोनों के लिए इक्वेशन वैलिड है। आप तुरंत इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस है जो वर्क प्रोड्यूस करती है और हीट को रिसीव करती है सोर्स से, और जितना वर्क उससे नहीं बन पाता, जो बच जाता है, वो सिंक में रिजेक्ट कर देती है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट एक स्टेटमेंट हो गया आपका कौन सा, एक स्टेटमेंट हो गया आपका कौन सा, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट कौन सा था इसका, दैट इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या बताया, देखो जरा ध्यान से। आप क्या करते हो, जैसे ये चाय का कप है, दिस इज द कप ऑफ टी, है ना, गरम गरम चाय आपने बनाई है। अब मान लीजिए इसका टेंपरेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और रूम में आपने इसको रख दिया इस चाय को, जिसका टेंपरेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है ना। व्हाट विल हैपन, चाय का टेंपरेचर, अंदर का टेंपरेचर ज्यादा है, बाहर का टेंपरेचर कम है, तो हीट का ट्रांसफर तो होगा, अपने आप से होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाय तो अपने आप ठंडी हो जाती है ना, आपको कुछ वर्क करने की जरूरत पड़ती है क्या, चाय अपने आप ठंडी हो जाती है। तो ध्यान देना, क्योंकि अंदर का टेंपरेचर ज्यादा, बाहर का टेंपरेचर कम है, चाय जो है वो ठंडी होने लग रही है। किसके कारण हो रही है, क्योंकि टेंपरेचर डिफरेंस है, और ये जब तक ठंडी होती रहेगी जब इसका टेंपरेचर जो है 20 डिग्री के बराबर ना हो जाए। यस और नो। तो यहां से तेरे को क्या बात समझ में आ रही है कि अपने आप से हीट का ट्रांसफर हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ होता है। जिस तरह से आप अगर पानी गिराओगे तो पानी अपने आप से नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर जा सकता है क्या, जा सकता है। पानी लो और ऊपर फेंक, एनर्जी लगाओगे, है ना, एनर्जी अगर लगाओगे तो पानी ऊपर जा सकता है, अपने आप नहीं जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, पानी का टैंक जो है, वाटर का टैंक जो आपकी छत पर रखा है, तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए पंप चलाना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन जब आप ऊपर से पानी नीचे आता है, हाई हेड से, ऊंचाई से जब पानी नीचे आता है, तो कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं। आप टैप खोलो, पानी नीचे आ रहा है, अपने आप से आ रहा है, हाई हेड से लो हेड की तरफ अपने आप आता है, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है। उसी तरह से हीट का ट्रांसफर अपने आप होता है, हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ चाय अपने आप ठंडी हो जाती है, लेकिन चाय को दोबारा से गर्म करना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यही कहा था किसने, क्लॉसियस स्टेटमेंट ने, कि इट इज इंपॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो ऑपरेट करती है किस पे, साइकिल पे, विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। ध्यान देना कि क्लॉसियस स्टेटमेंट ने यह कहा था कि एक टेंपरेचर, एक देखो ये टेंपरेचर T1 है, ये टेंपरेचर T2 है, ये T1 T2 से ज्यादा है, ये है कोल्डर बॉडी, ये ठंडी बॉडी है, ये गर्म बॉडी है ना, या ऐसा समझ लीजिए दोनों गर्म बॉडी है, दोनों ठंडी बॉडी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसका टेंपरेचर कम है, इसका टेंपरेचर ज्यादा है, तो लो टेंपरेचर बॉडी से हाई टेंपरेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे हो रहा है कि नहीं, तो यहां से हीट का ट्रांसफर लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और इसको वर्क कितना दिया हमको, 0। हमने इसको वर्क दिया 0, कुछ वर्क नहीं दे रहे, बिना एनर्जी दिए आप ऐसा करा नहीं सकते। क्लॉसियस ने बताया था, इट इज इंपॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेंपरेचर बॉडी टू हाई टेंपरेचर बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। ध्यान रखना, वर्क दोगे तो संभव है, वर्क नहीं दोगे ये पूरा लिखना, विदाउट एनी वर्क इनपुट, बिना वर्क दिए आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। करा सकते हैं लेकिन वर्क देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर लेकिन हम इसको कुछ वर्क दे दें तो ये पॉसिबल हो जाएगा। और हमको मिला कॉन्सेप्ट किसका, रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का। ध्यान देना, तो देख जरा यहां पे, ये जो है तेरा रेफ्रिजरेटर को हम इस तरह से दिखाएंगे, रेफ्रिजरेटर को हम इस तरह से दिखा रहे होंगे यहां पे। तो ये टेंपरेचर T2 है, लो टेंपरेचर, दिस इज T1 हाई टेंपरेचर। अब ये रेफ्रिजरेटर एक साइक्लिक डिवाइस है जो लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर कर रही है, लेकिन कुछ वर्क दे रहे। अरे आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो ना, स्विच ऑन करते हो, तभी तो वहां पे चीजें ठंडी हो पाती हैं, फ्रिज के अंदर जो रखी रहती हैं। यस और नो। तो वहां पे देखो, ये है रूम तेरा जो है, ये फ्रिज का एक तरह से स्टोरेज है। ये क्या है, दिस इज द स्टोरेज, जहां पे तेरे को सामान रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे, वेजिटेबल्स रखे। तो इसका टेंपरेचर कम है, मान ले कितना टेंपरेचर है, मान ले 10 डिग्री टेंपरेचर है इसका, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां से हीट को अंदर से, जो जहां पे आप फ्रूट्स रखते हो, फ्रिज का जो फ्रिज होता है, जो अंदर का हिस्सा होता है, वहां से हीट को बाहर निकालना है। हीट कहां जाएगी, रूम में जाएगी, यानी सराउंडिंग में जाएगी। तो ये रूम है यानी कि ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग में वो हीट निकलती रहती है, रिमूव होती रहती है। आप कभी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के पीछे खड़े होकर देखा होगा, तो वहां से वो हीट को रिमूव करता रहता है, और वो हीट कहां जाती है, वो सराउंडिंग में यानी कि रूम में जाती रहती है हीट। ओके चलिएगा, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इतना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि 10 डिग्री टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए आपको T2 टेंपरेचर जो मेंटेन करना है 10 डिग्री, वहां से हीट निकालनी पड़ेगी। कितनी हीट निकालेगी, कितनी हीट निकलेगी वहां से, Q2। और उस हीट को आप सराउंडिंग में ट्रांसफर करा रहे हो, रिजेक्ट करा रहे हो। कितना हीट रिजेक्ट करा रहे हो, Q1। और ये T1 क्या है, सराउंडिंग का टेंपरेचर है। मान लीजिए ये टेंपरेचर है आपका 35 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल। तो एस लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर की तरफ अब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसको हम कुछ वर्क दे रहे हैं, तभी हो पा रहा है। तो कितना वर्क दे रहे हैं, W। कितना वर्क दे रहे हैं, W। तो ध्यान से देख जरा यहाँ पे कि व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, इट इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन्स लोअर टेंपरेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेंपरेचर। जैसे एसी में रूम का टेंपरेचर क्या करते हैं हम लोग, एसी अगर लगी हुई है तो रूम में से हीट को बाहर निकालती रहती है, तो अंदर का टेंपरेचर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि जहां से हीट निकालोगे उसका टेंपरेचर कम हो जाएगा। तो रूम का टेंपरेचर कम हो जाता है बाहर के टेंपरेचर से, सराउंडिंग टेंपरेचर से। फ्रिज के अंदर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हो ताकि वो कम टेंपरेचर रहे उसके अंदर का, तो उसके अंदर का अंदर का टेंपरेचर कम है, बाहर का ज्यादा है, तो अंदर से हीट को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर तक हीट का ट्रांसफर कर रहे होते हैं, किसकी हेल्प से, रेफ्रिजरेटर की हेल्प से। तो रेफ्रिजरेटर कर क्या है अल्टीमेटली, जो अंदर का टेंपरेचर है, सराउंडिंग से कम टेंपरेचर मेंटेन तो कर रहा है रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है। अच्छा, ये जो रेफ्रिजरेटर होता है, ये क्या है, दो तरह की डिवाइस होती है इस दुनिया में। एक वो जो वर्क प्रोड्यूस करती है, जैसे हीट इंजन, वहां से हमको पावर मिलती है,
ठीक है। और दूसरा डिवाइस वो होती है जो वर्क कंज्यूम करते हैं, जो पावर कंज्यूम करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, जैसे आपका हीट पंप हो गया, ये वर्क कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? ये वर्क कंज्यूम करते हैं। तो जो वर्क, देखिए, जो वर्क देते हैं उसके लिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं। भाई किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी? एफिशिएंसी पता लगती है। एफिशिएंसी आप पढ़ के आते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हीट इंजन के लिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं, और जो वर्क कंज्यूम करती है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, उसके लिए हम सीओपी निकालते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? सीओपी, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट को हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ध्यान रखना। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। ओके, अब यहां पर देखो, ये स्टोरेज था जहां पे आपको टेंपरेचर मेंटेन करना था। तो आपको सराउंडिंग से मतलब है कि, इससे मतलब है जहां पे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखने हैं। सराउंडिंग का टेंपरेचर थोड़ी ना आपके हाथ में है। इस रूम का टेंपरेचर तो कंट्रोल कर सकते हो आप, बाहर का टेंपरेचर, सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है, कैसे कंट्रोल करोगे? आप अपनी कार के अंदर का जो टेंपरेचर है उसी को तो मेंटेन कर सकते हो, अपने घर का टेंपरेचर मेंटेन कर सकते हो, बाहर का टेंपरेचर कैसे मेंटेन करोगे? तो ये जो फ्रिज है, इसके अंदर जो स्टोरेज है, उसका टेंपरेचर मेंटेन कर सकते हो। तो इतना टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? Q2। तो यहां पर जो कूलिंग इफेक्ट होगा वो होगा Q2। कितना होगा? Q2 अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, यानी कि वर्क इनपुट कितना? W। तो Q2 अपॉन W जो है वो हो जाएगी इसकी COP। और W को क्या लिख सकते हैं हम? Q1 माइनस Q2। ये फॉर्मूला आपका लगेगा, है ना। W इक्वल टू, याद रखना बेटा हमेशा, W जो होगा वो Q1 माइनस Q2 होगा, चाहे वो हीट इंजन हो चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, ध्यान रखना। W जो होगा वो Q1 माइनस Q2 होगा। तो यहां पर लिख दिया Q2 अपॉन W, है ना। और W की वैल्यू रख दी Q1 माइनस Q2। ये जो इक्वेशन है इट इज वैलिड फॉर, ये वैलिड है चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो या फिर इरिवर्सिबल साइकिल हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से क्या है बेटा आपका? इसी तरह से आपका क्या होगा? हीट पंप होगा। हीट पंप क्या करता है? मान ले अभी तो सर्दियों गर्मियों के दिन थे, तो गर्मी में क्या करना था आपको? अपने रूम का, गर्मी में क्या करते हो? एसी लगा करके अपने रूम का टेंपरेचर कम करते हो। सोच, समझ ध्यान से, समझ ध्यान से। अभी गर्मियों के दिन है, सराउंडिंग का टेंपरेचर 40-45 डिग्री है। अगर आप एसी नहीं लगाओगे तो टेंपरेचर कितना है रूम का? वही जो बाहर का टेंपरेचर है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा छत वगैरह की वजह से, लेकिन गर्मी लगेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अंदर से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो टेंपरेचर कितना मेंटेन कर लिया? 25 कर लिया तूने, 25। बाहर का मान लो 45, अंदर का 25 कर लिया। तो लगातार क्या करना पड़ेगा हमको? लगातार अगर रूम का टेंपरेचर मेंटेन करना है, तो यानी कि अंदर का टेंपरेचर 25 डिग्री, बाहर का 45, तो हमको अंदर से हीट बाहर निकालनी पड़ रही है, तभी तो टेंपरेचर कम हो पा रहा है। तो जहां से हीट निकालोगे उसका टेंपरेचर कम हो जाएगा। ओके, अब इसका उल्टा कर दो जरा। अब दिन है, बहुत ही सर्दी पड़ रही है, बाहर का टेंपरेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री। तो 5 डिग्री पे तो ठंड लगेगी, हमको चाहिए 20 डिग्री, 25 डिग्री, 22 डिग्री। तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप जो है हीटर अगर नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा? तो जितना टेंपरेचर बाहर का उतना टेंपरेचर अंदर ठंड लगेगी। तो इस बार क्या करना पड़ेगा? बाहर से हीट अंदर लानी पड़ेगी, ताकि अंदर का टेंपरेचर क्या रहे? बढ़ जाए। क्योंकि यहां से रूम में से हीट बाहर निकालोगे तो रूम का टेंपरेचर कम हो जाएगा, और बाहर से अंदर हीट लाओगे तो टेंपरेचर बढ़ जाएगा। तो सर्दियों में हमको अंदर का टेंपरेचर बढ़ाना है, तो बाहर का कम, बाहर का तो कम है, अंदर का हमको बढ़ाना है टेंपरेचर। तो हीट कहां से? बाहर से हीट अंदर लानी पड़ेगी। अभी भी क्या होगा? बाहर टेंपरेचर कम है, ध्यान सुनो, बाहर टेंपरेचर कम, तो कम टेंपरेचर से अंदर टेंपरेचर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर यानी कम टेंपरेचर से ज्यादा टेंपरेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करना पड़ रहा है। और जबकि रेफ्रिजरेटर में भी तो यही था। अरे यार, रेफ्रिजरेटर में भी यही था, अंदर का टेंपरेचर क्या है तेरे को कम करना था, तो कम टेंपरेचर से ज्यादा टेंपरेचर हीट। तो ऐसे सोच सकता है कि, देख, सोचना तेरे को पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में अंदर का टेंपरेचर कम करना है। अंदर का टेंपरेचर कब कम होगा? जब अंदर से हीट बाहर निकालोगे। इसका उल्टा हो जाएगा हीट पंप में क्या होगा कि सराउंडिंग से ज्यादा, देखिए, सराउंडिंग से ज्यादा टेंपरेचर मेंटेन करना है सर्दियों के दिन है, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे तेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग का टेंपरेचर कम है, और ये हो जाएगा रूम जिसका टेंपरेचर को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अभी भी देखिए, हीट पंप, दोनों डायग्राम सेम बनेंगे, किसका? रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का, दोनों के डायग्राम सेम बनेंगे, क्योंकि दोनों में क्या होता है? लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर तक हीट ट्रांसफर होता है। फर्क क्या डायग्राम में? यहां पर लिखा है क्या? रेफ्रिजरेटर, और यहां पर क्या लिखा बेटा? दैट इज हीट पंप। दोनों में बात समझ में आ रही है? अभी भी देख जरा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, तू तेरे को आसान हो जाएगा चीजों को समझना, फिर डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। ये पूरा डायग्राम एकदम सेम है क्या? यस, T1 T2 Q1 Q2 W, यहां पर R लिखा है रेफ्रिजरेटर, यहां पर लिखा है HP, दैट इज हीट पंप। अभी भी लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वर्किंग सेम है दोनों की, लेकिन फंक्शंस दोनों के अलग हैं। रेफ्रिजरेटर से हम कम टेंपरेचर, सराउंडिंग से कम टेंपरेचर मेंटेन करते हैं, जबकि इट इज, जो हीट पंप होता है, इट इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन्स हायर टेंपरेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्प। बस इस वर्ड का डिफरेंस है। इस पूरी की पूरी स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा था लो टेंपरेचर, यहां पर लिखा है हायर टेंपरेचर। बोल यस और नो। इसकी एफिशिएंसी में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? क्योंकि फंक्शंस अलग हैं। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, इस बार जो डिजायर्ड इफेक्ट है, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि इस बार हीट करना है रूम को, तो Q1 अपॉन W, रिक्वायर्ड इनपुट तो W है, तो Q1 अपॉन W, और W कितना होता है? Q1 माइनस Q2। बोल यस और नो। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? रेफ्रिजरेटर की जो COP होती है वो Q2 अपॉन W होती है, जबकि हीट पंप की जो COP होती है वो Q1 अपॉन W होती है। अरे यस और नो। यहां पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना था? कूलिंग इफेक्ट Q2 था, जबकि यहां पर हीटिंग इफेक्ट कितना? Q1 है। तो दिस इज द डिफरेंस, इसमें Q1 ऊपर आएगा। इसीलिए यहां पर एक आता है रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ हीट पंप। ध्यान से सुनना, ये अभी एक एटीएम आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये रिलेशन आता है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर की जो COP है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो हीट पंप की COP आपको मिल जाएगी। कैसे आया रिलेशन कि हीट पंप की COP कितनी है? तो यहां पर हमने लिखी थी हीट पंप की COP Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, और रेफ्रिजरेटर की COP कितनी आती है? ऊपर आ जाएगा इसमें Q2। देख यहां पर बनाया था अभी कि Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। बोलिए सर नो। तो इसमें हीट पंप में ऊपर Q1 आएगा, रेफ्रिजरेटर में ऊपर Q2 आएगा, दैट इज द डिफरेंस। ओके, नाउ अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, इस इक्वेशन में इसको माइनस कर दो, कितना हो गया? COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा ये। अब ये देखो सेम है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 दैट इज इक्वल टू 1। तो हीट पंप की COP इज इक्वल टू 1 प्लस, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। अगर आपको हीट पंप की COP पता है तो COP आप रेफ्रिजरेटर निकाल सकते हो, ये रिलेशन इसमें रहने वाला है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? इंपॉर्टेंट था।
नाउ द शो द इक्विवेलेंस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट हमने पढ़े, कौन कौन से? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये दोनों जो है एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। कान एक ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, वो वाली कहावत है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से एक ही बात को बोल रहे होते हैं, यानी कि अगर हम एक को वायलेट करें तो दूसरा अपने आप वायलेट हो जाता है। ये इसका प्रूफ है। देखो इसमें दो केस बनेंगे। वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट लीड्स टू द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अगर हम क्लॉसियस का वायलेशन करें तो केल्विन का वायलेशन हो जाता है, या फिर इसका उल्टा कर दें कि अगर हम वायलेशन करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेशन हो जाता है। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। तो पहला जो केस है, वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट लीड्स टू द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस का वायलेशन कैसे करोगे? क्लॉसियस ने क्या कहा था कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता बिना इनपुट दिए। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। ये थर्मल रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर टीएच है, ये दूसरा थर्मल रिजर्वायर इसका टेम्परेचर टीएल है। तो ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है। तो ये जो मशीन वन लगी हुई है यहाँ पे, ये क्या कर रही है? यहाँ से हीट को ले रही है Q1 Q और हीट को सप्लाई कर रही है हाई टेम्परेचर। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो बिना इनपुट लिए हीट को ले रही है, मतलब हीट को ट्रांसफर करा रही है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। सो दिस इज द वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्योंकि इनपुट दिया नहीं हमने इसको कुछ। नो, अब यहाँ पर दूसरी जो मशीन लगी हुई है ये क्या करेगी? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से यहाँ से Q1 हीट लेगी और ये नीचे जो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर वहां पर हीट को रिजेक्ट करेगी। लेकिन ये क्या करेगी? हीट को लेगी, उसमें से कुछ वर्क कन्वर्ट कर रही है, वर्क में कन्वर्ट कर रही है। तो इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया कितना? W इक्वल टू Q1 माइनस Q, यानी कि Q1 रिसीव करा, W प्रोड्यूस करा और इसने रिजेक्ट कर दिया कितना? Q। तो वर्क कितना हो गया बेटा? इसने इनपुट कितना है? Q1, रिजेक्ट कितना हुआ? Q। तो आउटपुट कितना मिला इसको? Q1 माइनस Q। अब एक जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है ये कितनी हीट इसके अंदर जा रही है? Q, और इससे बाहर कितनी निकल रही है? Q। मतलब मैंने तेरे को 100 रुपए दिए, इस हाथ से 100 रुपए दिए और इस हाथ से 100 रुपए ले लिए, तो तेरा होना ना होना क्या हो गया? मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा ना इस चीज का, कि भाई नेट तो इफेक्ट जीरो आ रहा है ना। मैंने तेरे को क्या करा कि ये मतलब 100 रुपए इस हाथ से मैंने तुझे दिए और इस हाथ से मैंने इस हाथ से मैंने ले लिए, ठीक है। अगर मैं तेरे को साइड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वही चीज यहां पर भी है कि इस थर्मल, देखो इसको डायरेक्ट अगर आप कनेक्ट कर दो, देखो यहां से Q जो है इसके अंदर जा रही है, आप इस Q को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो यार। बोलो यस और नो कि भाई मैंने तेरे को 100 रुपए दिए, इस हाथ से तूने लिए 100 रुपए और मेरे को इस हाथ से तूने ये दूसरे हाथ में मेरे को 100 रुपए दे दिए। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, ये 100 रुपए मैं डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकता हूं, तो तेरे को साइड हो गया ना, ठीक है ना। तो वही चीज है कि इस थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। भाई ये जो थर्मल एनर्जी Q ले रहा है और Q दे रहा है, इसको हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से इसको हटा दोगे तो ये कंबाइंड डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, ये Q ले रहा है और Q दे रहा है। अब यहाँ पर जब हमने इसको हटा दिया, जब हमने कंबाइंड डायग्राम देखा, तो यहां पर एक ही रिजर्वायर है, एक ही रिजर्वायर क्या कर रहा है? ये हीट को ले रहा है और ये क्या कर रहा है? वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये लगातार वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो इंपॉसिबल है, ये तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन हो गया, क्योंकि ये एक रिजर्वायर गायब हो चुका है, केवल एक ही रिजर्वायर बचा। तो ये तो केल्विन का वायलेशन हो गया। हमने वायलेशन किसका किया था? क्लॉसियस का, और ये किसका वायलेशन हो गया? केल्विन का, ठीक है। इसी तरह से आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, आप पहले वायलेशन करो किसका? केल्विन का, अपने आप किसका वायलेशन हो जाएगा? क्लॉसियस का, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे ये एक मशीन है जो हीट को रिसीव कर रहा है कितना? Q1, इसमें से वर्क प्रोड्यूस कर, इसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, यानी 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसने जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करा, उस हीट को, उस जो वर्क मिला, हमने किसको दे दिया? रेफ्रिजरेटर को दे दिया या हीट पंप को दे दिया, और उसने क्या करा? वर्क लिया और लो टेम्परेचर हीट को कहां पे ट्रांसफर करा दिया? उसने ट्रांसफर करवा दिया कहां पे? हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ। ये तो पॉसिबल है। तो हमने किसका कराया? केल्विन का, क्लॉसियस का नहीं। अब जरा इसका कंबाइंड इफेक्ट यहां पर देखना, इसका जो है कंबाइंड इफेक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं, इसने कितना दिया इसको हीट? दैट इज Q1। अच्छा यहां पर आप देखोगे, यहां पर देखो ये जो मशीन है, यहां पर कितना था? Q1 इज इक्वल टू W, और यहां से कितनी हीट आ रही है? QL। तो आप मुझे बताओ यहां पर QH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QH की वैल्यू, अरे Q1 इसके अंदर गया और QL, यानी Q1 प्लस QL, Q1 प्लस QL, और Q1 किसके बराबर है? W के बराबर है। तो Q1 को W रख दिया आपने, तो QH जो है बेटा वो QL प्लस W हो गया, QL प्लस W हो गया, ओके। और यहां पर कितना जा रहा है ये? दैट इज इक्वल टू Q1, दैट इज इक्वल टू W। तो ऊपर कितना गया? दैट इज QL। अब यहां पर इस तेरे को कंबाइंड इफेक्ट अगर यहां पर देख पा रहा है, इसको पूरे को अगर देखे सिस्टम को, तो यहां पर हाइट, यहां थर्मल, देखिए ये एक थर्मल रिजर्वायर है और ये दूसरा थर्मल रिजर्वायर है, दो थर्मल रिजर्वायर तो हैं, लेकिन इस पूरे का इफेक्ट तो एक बार चेक कर, इस पूरे का इफेक्ट अगर एक बार चेक करेगा तो ये QL को ले रहा है और ये QL को ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। ये तो मतलब वायलेशन हो गया किसका? क्लॉसियस स्टेटमेंट का। यार इस पूरे सिस्टम को अगर ध्यान से तू देख पा रहा है, वीडियो को पॉज करके देख सकता है कि यहां से जो हीट ले रहा है लो टेम्परेचर बॉडी से, जो हीट का ट्रांसफर कर रहा है हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, और जबकि हम नेट इनपुट तो बाहर से कुछ दे ही नहीं रहे इस पूरे कंबाइंड इफेक्ट को। तो दिस इज द वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो यार क्लॉसियस और केल्विन ये दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, एक को वायलेट करोगे तो दूसरे का वायलेशन हो जाएगा, और यही शो करता है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों के एक दूसरे के पैरेलल स्टेटमेंट, ये सेकंड लॉ के पैरेलल स्टेटमेंट है। तो केस 1 केस 2 आप दोनों बना करके समझा सकते हैं। आइएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखो जो लोग न्यूमेरिकल नहीं करते उनके लिए थ्योरी और डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है वो थ्योरी और डेरिवेशंस का होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है अभी जो लोग न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते। नाउ द नेक्स्ट वन इज कार्नोट साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल होती है, ध्यान देना कि कोई भी साइकिल रिवर्सिबल साइकिल तभी होगी जब उसके अंदर जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस होने चाहिए। अरे साइकिल का तो मतलब समझ में आता है ना, अरे साइकिल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, सीरीज ऑफ प्रोसेस।
साइकिल के अंदर कई प्रोसेस होते हैं, तो जितने भी प्रोसेस हैं हर एक प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगी, साइकिल रिवर्सिबल बनेगी। मान लो 4 प्रोसेस है साइकिल में, 4 में से 3 तो हो गए रिवर्सिबल, एक हो गया इरिवर्सिबल, तो वो इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगी। ठीक है, अ साइकिल इज सेड टू बी रिवर्सिबल साइकिल ओनली व्हेन ईच प्रोसेस इन अ साइकिल इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक होते हैं। ध्यान देना, इस डायग्राम, ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है, दोनों डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पीवी डायग्राम हम यूनिट नंबर 2 में बहुत पढ़ चुके हैं, बार बार हमने पीवी डायग्राम बनाया था। यूनिट नंबर 3 में टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम दोनों आपको देखने को मिलेंगे पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर। पीवी डायग्राम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, टीएस डायग्राम टेंपरेचर वर्सेस एंट्रोपी, दीज टू डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए तो जरा देख, दो तो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, देख ये है टीएस डायग्राम, तो 1 से 2 जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेंपरेचर कांस्टेंट है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कांस्टेंट, अरे यस और नो। फिर 2 से 3 जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, आइसेंट्रोपिक है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो देख 2 से 3 जो है ये वाली एक्सिस कौन सी है, एंट्रोपी, एंट्रोपी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद 3 से 4 क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, टेंपरेचर कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और फिर 4 से 1 क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो गया, एंट्रोपी कांस्टेंट है, अरे यस और नो, अरे यस और नो। तो 4 प्रोसेस है, 4, देयर आर 4 प्रोसेस, 2 है कैसे, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेंपरेचर, 2 आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक प्रोसेस, यस और नो। तो देख जरा, ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल क्या होता है, ये पूरा यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। तो जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं, एक भी टर्म नहीं है, सारी की सारी टर्म्स जो है यूनिट नंबर 2 में हमने कवर करी है। इसलिए मैंने बोला है कि थर्मोडायनामिक्स को फील करना चाहते हो, सीक्वेंस में देखना, यूनिट 1 2 3 4 5, अगर आप सीक्वेंस में देखते जाओगे तो फिर आपको 100% समझ में आएगा। आप सोचो कि 2 यूनिट पढ़े नहीं, 30 मिनट पढ़ने स्टार्ट कर दें, उतना समझ में नहीं आएगा, आएगा लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए थर्मोडायनामिक्स को ध्यान रखना, ईच एंड एवरी टॉपिक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक समझोगे तभी दूसरा समझ में आएगा। तो देखो 1 से 2 आइसोथर्मल, 3 से 4 आइसोथर्मल, तो 2 हो गए आइसोथर्मल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 2 हो गए एडियाबैटिक, 2 हो गए एडियाबैटिक। इसी चीज को अगर हम यहां बनाकर दिखाएं, कहां पे बनाएं, पीवी डायग्राम पे। ठीक है, तो ये साइकिल कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज, मैंने क्या बोला, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। अब तू सोच के देख, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट है, ये फिर स्लो हो गया, ये बहुत फास्ट हो गया। तो पिस्टन सिलेंडर चल रहा है, सोच के देख, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा है, तो ये बहुत फास्ट है, फिर बहुत धीरे 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 धीरे, फिर फास्ट, फिर धीरे धीरे धीरे, एकदम स्लो, एकदम फास्ट। कोई संभव है क्या, आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड से, अब तुम 100 से एकदम थोड़ा 10 कर दोगे, 100 की स्पीड पे चलाई, फिर 10 कर दी, फिर 100, फिर 10, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए ये जो कार्नोट साइकिल है ना, इसमें जो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन अचीव करना दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए ये जो कार्नोट साइकिल है, इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस वेरी फास्ट प्रोसेस, एंड हेंस these two combinations in a cycle are not possible, ये possible नहीं है। तो कार्नोट साइकिल is not a practical cycle, ये practical cycle नहीं है, but this is used for comparing other actual cycle। Actually इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये प्रैक्टिकल साइकिल तो नहीं है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं अदर साइकिल को कंपेयर करने के लिए, अदर साइकिल को कंपेयर करने के लिए, जो एक्चुअल साइकिल्स हैं, जो प्रैक्टिकल साइकिल्स हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हम कार्नोट साइकिल का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब इसके कौन कौन से प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। तो प्रोसेस 1 से 2 कौन सा होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन यानी एक्सपेंशन प्रोसेस है। तेरे को हर चीज दिखाई देगी, देख क्या बोला उसने, 1 से 2 जो है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल तो सारे ही प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल है तो टेंपरेचर कांस्टेंट है, और ये एक्सपेंशन प्रोसेस है यानी कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो देख जरा 1 से 2 तेरे को वॉल्यूम बढ़ता दिखाई देगा, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो 1 से 2 एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, दूसरा देख यहाँ पे 2 to 3 ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, अरे ये भी एक्सपेंशन था, ये भी एक्सपेंशन है, लगातार एक्सपेंशन होगा दो प्रोसेस में। तो 1 से 2 एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अरे 2 से 3 भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये भी एक्सपेंशन है। तो देख यहाँ 2 से 3 वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। लेकिन आइसेंट्रोपिक है, तो 1 से 2 तो टेंपरेचर कांस्टेंट, लेकिन 2 से 3 आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो ये टीएस डायग्राम पे वर्टिकल लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा तेरा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन यानी कंप्रेशन होगा। 3 से 4 क्या होगा, कंप्रेशन, तो देख वॉल्यूम तेरे को डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज। तो 3 से 4 वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है 3 से 4। कैसा है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो हीट क्या है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होगा यहाँ पे। तो 3 से 4 क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन और कंप्रेशन हो रहा है, और कैसा है, आइसोथर्मल है, तो टेंपरेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट आएगा लास्ट में, तो प्रोसेस 4 to 1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन तो अभी भी होगा 4 से 1, तो देख कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम अभी भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा वर्टिकल लाइन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बोल कोई दिक्कत नहीं है। तो पीवी डायग्राम ये रहा तेरा, टीएस डायग्राम ये रहा। तो 1 से 2 और 2 से 3 दोनों में एक्सपेंशन, 3 से 4 और 4 से 1 दोनों में कंप्रेशन, पहले 2 में एक्सपेंशन फिर 2 में कंप्रेशन, ये साइकिल है कार्नोट साइकिल। आगे बढ़ सकते हैं, यस माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा यहां पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अब न्यूमेरिकल आएंगे हमारे, अब फिर उसके बाद फिर डेरिवेशन थ्योरी आती रहेगी, पूरा का पूरा यूनिट। ठीक है ना, थोड़ा समय लग सकता है देख बेटा, क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं, और ये भी तब इतने कम समय में तब हो पा रहा है ये, जब मैंने पहले से हर चीज को बेहतरीन तरीके से लिख रखा है, उस तरह से लिख रखा है कि तेरे को हर चीज समझ में आ जाए। अगर सोच के देख मैं साथ के साथ इसको लिखता तो ये वीडियो कितनी लंबी जाती, एक यूनिट तेरे कॉलेज में कितने दिन में लगती है, एक हफ्ता 2 हफ्ते निकल जाते हैं कि नहीं, तो 10 15 घंटे एक यूनिट खत्म होती है। हम भी जब ऑफलाइन में कराते हैं तो समय लगता है, एक चीज को करके दिखाते हैं, लेकिन हम आपके टाइम को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे के अंदर थोड़ा पेशेंस कम भी होता है, लेकिन हम पढ़ाते हैं आपको डायरेक्ट लिख करके, लिख इसलिए रखा है ताकि इसकी लेंथ ना बढ़े।
ड्यूरेशन कम रहे, कम ड्यूरेशन में, कम समय में ज्यादा तेरे को हम दे पाए, ज्यादा तेरे को दे पाए। लेकिन तू वीडियो को पॉज कर करके देख सकता है तो थोड़ा और समय इसको दे सकता है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, समझना ध्यान से। अ कार्नोट साइकिल हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 0.75, एक कार्नोट साइकिल है, एक रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है, कार्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी दे रखी है 0.75। अगर एफिशिएंसी दे रखी है तो हीट इंजन होगा, अगर सीओपी दे रखी है तो या तो हीट पंप होगा या फिर रेफ्रिजरेटर होगा, तेरे को समझना होगा, ठीक है ना। इफ द टेंपरेचर ऑफ हाई टेंपरेचर रिजर्वायर 727 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ लो टेंपरेचर, वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो देख जरा डायग्राम बना सकता है कि तू, ये हीट इंजन है, पूरी यूनिट के अंदर तेरे को ऐसे डायग्राम देखने को मिलेंगे। हीट इंजन ये हो गया, हीट इंजन क्या करता है, ये हाई टेंपरेचर रिजर्वायर इसका टेंपरेचर T1 है, ये लो टेंपरेचर रिजर्वायर का टेंपरेचर T2 है। तो हाई टेंपरेचर से ये Q1 हीट लेता है, W प्रोड्यूस करता है वर्क, और जो बचा हुआ अमाउंट होता है हीट का Q2 वो सिंक में रिजेक्ट कर देता है। तो ध्यान रखना हमेशा मैं T1 को T2 से ऊपर लिखूंगा, T1 को ऊपर नीचे लिखूंगा, T2 को, T1 की जो वैल्यू होगी T2 से ज्यादा होगी। अरे मैं T1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा T2 से ज्यादा होगी। कई बुक में इसको T1 को TH लिख देता है हाई टेंपरेचर, और T2 को वो TL लिख देता है ना। इसको TL भी लिख सकता है वो कई बार TL, और इसको लिख सकता है क्या TH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजा, तो तेरे को फॉर्मूला तो पता है ना, एफिशिएंसी कितनी रखी है 0.75, T1 की वैल्यू कितनी रखी है तेरे को 720 डिग्री सेल्सियस। तो देख जरा ध्यान से, पूरी यूनिट में इस बात का ध्यान रखना कि डिग्री सेल्सियस को तू केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। तो 727 प्लस केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना होता है। तो तेरे को T1 की वैल्यू मिल गई 1000 केल्विन। तो तेरे को क्या करना है, व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ लो टेंपरेचर रिजर्वायर, तेरे को T2 की वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालनी, तेरे को T2 की वैल्यू निकालनी है। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 - T2 अपॉन T1। अरे यस और नो, एक बात का ध्यान रखना कि ये जो एफिशिएंसी होती है 1 - T2 अपॉन T1, ये किसके लिए होती है, दिस इज फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल। किसके लिए, रिवर्सिबल मतलब कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, ध्यान रखना, ठीक है। तो तेरे को ये फॉर्मूला मिल गया। तो टी एफिशिएंसी दे रखी है 0.75, T1 दे रखा तेरे को 1000, तो क्या तेरे को यहां से T2 निकल जाएगा। तो T2 जो आएगा वो 250 केल्विन, तेरे को डिग्री सेल्सियस में रखना, तो 273 माइनस कर दे तो माइनस के 23 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इसकी जो एफिशिएंसी होती है बेटा ध्यान रखना, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है 1 - T2 अपॉन T1 होती है, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हीट इंजन का हो गया। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, हीट इंजन का, और क्लॉसियस ने किसका दिया, रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का। तो हमने हीट इंजन का क्वेश्चन लगा लिया, अब हम किसका लगाएंगे, हम लगाएंगे क्वेश्चन अब किसका, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो देख पहला क्वेश्चन किसका है, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम तो बन जाएगा ना तेरे को, T1 T2 और ये रेफ्रिजरेटर है, और ये इसको कितना, ये हमेशा Q1 लिखते हैं, इसको Q2 लिखते हैं, और इसको हम W से लिखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, जरा ध्यान से देख, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो 4 डिग्री सेल्सियस किसका है, फूड कंपार्टमेंट का। फ्रूट कहां पे रखना है तेरे को, वेजिटेबल्स कहां पे रखनी है, फूड यहां पे रखना है, और रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट अ रेट ऑफ 360 किलो जूल पर मिनट। यहां से जो हीट रिमूव कर रहा है, यहां से जो हीट रिमूव कर रहा है Q2, वो तेरे को दे रखा है 360 किलो जूल पर मिनट, लिखा है यहां पे देखो सब कुछ। तो T2 की वैल्यू देखी तेरे को 4 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दे 277 केल्विन आ जाएगा। Q2 की वैल्यू 360 किलो जूल पर मिनट है, एक मिनट में कितनी 360, तो एक सेकंड में कितनी, तो डिवाइड बाय 60 कर दे, तो तू 60 से डिवाइड करेगा तो 6 किलो जूल पर सेकंड यानी 6 किलोवाट आ जाएगा Q2 की वैल्यू। और पावर इनपुट दे रखा, इफ द रिक्वायर्ड पावर, अरे रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप को पावर देनी पड़ती है, वर्क देना पड़ता है। कितना दे रखा है पावर, 2 किलोवाट। तो पावर यानी कि W डॉट आपको दे रखा है 2 किलोवाट, W का मतलब होता है किलो जूल, और W डॉट का मतलब होता है उसका रेट यानी किलो जूल पर सेकंड यानी किलोवाट। तो 2 किलोवाट दे रखा है। तेरे को क्या पूछ रहा है, COP पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर की, और हीट रिजेक्शन पूछ रहा है रूम में, यानी तेरे को ये जो Q1 है इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी COP बतानी है। तो COP का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में Q2 पर आएगा, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर Q2 अपॉन W, तो कितने आ जाएगी, तो Q2 दे रखा आपको 6 और ये दे रखा आपको W2। ध्यान रखना अगर ये किलोवाट में तो ये भी किलोवाट में होना चाहिए, अगर ये ऊपर वाला किलो जूल में है तो नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, किलो जूल में होना चाहिए, यूनिट का ध्यान रखना है। तो ऊपर जूल है तो नीचे जूल होना चाहिए। तो COP कितनी आ गई 3। अब एनर्जी इन एनर्जी आउट लगा देंगे यहाँ पे, एनर्जी कितनी हो रही है इसके अंदर, कितनी जा रही है, Q2 इसके अंदर जा रही है, प्लस W इसके अंदर जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है Q1। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है फॉर्मूला कि W इक्वल टू होता है Q1 माइनस के Q2, बस ये याद रखेंगे। तो वही रिलेशन आ रहा है W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो तेरे को यहाँ से Q1 निकालना है, तो तेरे को W और Q2 दे रखा है, तो Q1 कितना आ जाएगा 8 किलोवाट आ जाएगा। पॉज करके एक बार इसको फील कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हीट पंप। तो पहला हीट इंजन का क्वेश्चन, दूसरा रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन, और तीसरा हीट पंप का क्वेश्चन। बहुत सीक्वेंस में बहुत समझदारी के साथ बनाया गया कंटेंट है। और हीट पंप हैज अ COP ऑफ 1.7, ओके COP दे रखी है तेरे को 1.7। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर एंड टू एंड फ्रॉम द हीट पंप। तो देख डायग्राम ऐसे बनेगा फिर से, T1 T2 Q1 Q2 एंड W, ओके। तो ये हीट पंप है और तेरे को यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो तेरे को COP दे रखी है इस बार 1.7, Q2 निकालना है और Q1 निकालना है। तेरे को W भी दे रखा है, देख यहाँ पे वर्क दिया हुआ है कितना 50 किलो जूल। तो हीट पंप की COP कितनी होती है, ऊपर Q1 आएगा। अभी ध्यान से देखना यहाँ पे तूने देखा कि Q2 ऊपर आया था क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर था, इस बार हीट पंप है तो COP में पहले ऊपर Q1 आएगा फिर W नीचे आएगा। तो इस फॉर्मूले से तेरे को Q1 मिल गया 85 किलो जूल आएगा। और इस कैलकुलेटर का यूज करते रहना भाई, खुद से वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तेरा। इसका यूज नहीं करेगा तो कोई यूज नहीं है फिर तेरा, ठीक है ना। मैकेनिकल के हो तो इसका यूज करना बहुत जरूरी है, ओके। चला जा, तो यहां से तेरे को Q1 मिल जाएगा। फिर तेरे को W इक्वल टू याद रखना होता है तेरे को Q1 माइनस Q2। ये फॉर्मूला ना जाने कितनी बार यूज होने वाला है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है, और ये फॉर्मूला ना जाने कितनी बार यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले से तेरे को क्या मिल जाएगा, Q1 तेरे को दे रखा है, मतलब कैलकुलेट करा तूने यहां से, और तेरे को ऑलरेडी W दे रखा था, तो Q2 यहां से मिल जाएगा। तो Q1 Q2 की वैल्यू तेरे को मिल गई, आंसर तेरे को मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे बोल यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक कार्नोट इंजन, फिर से एक इंजन क्वेश्चन आया है, रिजेक्ट्स 80 मेगाजूल। कितनी हीट रिजेक्ट करता है, 80 मेगाजूल। तो देखो ये कार्नोट इंजन का, अरे देख जरा ध्यान से, जब इंजन बनाओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनाना, और जब हीट पंप बनाओगे या रेफ्रिजरेटर बनाओगे तो नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगाना। अरे यस और नो,
हीट इंजन वर्क देता है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप वर्क लेता है। तो जब भी हीट इंजन का सवाल होगा ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनाना। तो ये हीट इंजन क्या करेगा, T1 टेंपरेचर से Q1 लेगा, W प्रोड्यूस करेगा, Q2 सिंक में रिजेक्ट करेगा, और उसने Q2 की वैल्यू दे दी है कितनी, 80 मेगाजूल ऑफ एनर्जी एवरी आवर, हर घंटे 80 मेगाजूल पर आवर दिया हुआ है Q2। ठीक है तो Q2 को तो एक काम कर, मेगाजूल को किलोजूल में कन्वर्ट कर सकता है क्या? मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 और किलोजूल का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो अगर तू मेगाजूल को किलोजूल में कन्वर्ट करना चाहता है तो 80 गुना 1000 कर दे, तो मेगाजूल किलोजूल में कन्वर्ट हो गया। और एक घंटे में 3600 सेकंड होती है, एक घंटे में 60 मिनट, 60 एक मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600, 3600 क्या सेकंड। तो इस मेगाजूल पर आवर को तेरे को किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा और 3600 डिवाइड करा, तो तेरे को जो Q2 की वैल्यू मिली 22.22 किलोजूल पर सेकंड मिली। ओके नाउ और क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि हीट रिजेक्ट जो हो रही है, ये जो हर घंटे हीट रिजेक्ट हो रही है 10 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, यानी कि सिंक का टेंपरेचर 10 डिग्री दे रखा है, यानी कि T2 दे रखा है तेरे को, T2 10 डिग्री सेल्सियस और 10 प्लस 273 283 केल्विन। आगे क्या बोल रहा है, तो फाइंड द टेंपरेचर ऑफ हाई टेंपरेचर रिजर्वायर, यानी कि तेरे को T1 की वैल्यू बतानी है, T1 की वैल्यू बतानी है, एंड द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन, इंजन से कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है ये भी तेरे को बताना है। तो T1 की वैल्यू बतानी है और W डॉट की वैल्यू बतानी है। तो क्या तेरे को फॉर्मूला पता है, W इक्वल टू Q1 - Q2, क्योंकि यहां पर किलोजूल पर सेकंड किलोवाट की बात हो रही है तो इसलिए मैंने डॉट लगा दिए हैं। अगर ये किलोजूल होता तो मैं डॉट नहीं लगाता। तो W डॉट इज इक्वल टू Q1 डॉट माइनस Q2 डॉट, तो W डॉट मिल जाएगा तेरे को, क्योंकि Q1 डॉट दे रखा है, कितना दे रखा है 40 किलोवाट दे रखा है ना, यहाँ पे देख रेट ऑफ एनर्जी एडिशन, कितनी एनर्जी ऐड हो रही है यहाँ पे इंजन के अंदर Q1, तो Q1 तेरे को 40 किलोवाट दे रखा है, तो Q1 की वैल्यू तू यहाँ से पुट कर दे, Q2 की वैल्यू तूने यहाँ से पुट कर दे, तो W की वैल्यू मिल जाएगी 17.78 किलोवाट। फिर एफिशिएंसी लगा दे हीट इंजन की, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि W डॉट अपॉन Q1 डॉट, तो कितना आ जाएगा, तो तेरे को W डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे और Q1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे, तो एफिशिएंसी आ गई 44.44%। ओहो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बस आपको दो तीन तो फॉर्मूले बताए मैंने अभी, हीट इंजन की एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर की सीओपी और हीट पंप की सीओपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं क्या, बोलो यस और नो। लेकिन तेरे को क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए भी डाले हैं बीच में, तो ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं इनकी भी प्रैक्टिस करनी है तेरे को, इनकी भी तेरे को खुद से सॉल्व करके देखने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन एकेटीव 2023-24 में आया हुआ है और सेम क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में कराया था, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, तो कह रहा है अ फिश फ्रीजिंग प्लांट, अगर फिश जो फिश फ्रीजिंग प्लांट है रिक्वायर्स 40 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यहां पर देखो रेफ्रिजरेटर क्वेश्चन है, फिश को कहां रखोगे, मछलियों को फ्रिज में रखोगे, फ्रीजर में रखोगे, रेफ्रिजरेटर का सवाल है, तो रेफ्रिजरेटर का सवाल तूने डायग्राम बना लिया यहाँ पे है ना, तो यहां पर लिख देंगे दिस इज Q2 दिस इज Q1। ओके चलिएगा, और उसका जो टेंपरेचर देखा -35 डिग्री सेल्सियस है, मछलियों को फ्रीज करने के लिए, उनको फ्रीजर में रखने के लिए उसका टेंपरेचर काफी कम -35 डिग्री सेल्सियस है। एम्बिएंट टेंपरेचर, अगर ये यहाँ पर स्टोरेज है तो ये सराउंडिंग होगा, यानी कि इसका टेंपरेचर कितना देखा आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस, इसका है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट इज 20% ऑफ द थ्योरेटिकल रिवर्स द कार्नोट वर्किंग विद इन द सेम टेंपरेचर लिमिट्स, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायर्ड बतानी है, देख जरा ध्यान से, क्या तेरे को Q2 की वैल्यू देखी टन में, और इस बार तेरे को ये वैल्यू टन में दे रखी है, तो किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि 1 टन का मतलब होता है 1 टन का मतलब होता है, ध्यान देना 1 टन का मतलब होता है 3.5 किलोजूल पर सेकंड, 1 टन इक्वल टू 3.5 किलोजूल पर सेकंड होता है। तो सोच, तो 40 टन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.5 से तो 40 into 3.5 दैट इज 140 किलोजूल पर सेकंड। तो तेरे को यहाँ पर Q2 की वैल्यू दे रखी है और आपको तेरे को T2 भी दे रखा है, यहाँ पे कितना है -35, 273 जब ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 238 केल्विन। तेरे को T1 भी दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो T1 कितना आ जाएगा 273 ऐड करके 303 केल्विन। और एक्चुअल सीओपी कितनी है 20% ऑफ थ्योरेटिकल, तो यहाँ पर ये भी तेरे को दे रखा है, गिवन है, क्या गिवन है कि एक्चुअल सीओपी इज इक्वल टू 20% ऑफ मैक्सिमम, यानी कि थ्योरेटिकल सीओपी। तेरे को पावर बतानी है, तेरे को क्या बतानी है, पावर बतानी है। तो देख ध्यान से, मैक्सिमम सीओपी किसकी हो सकती है, सॉरी मैक्सिमम सीओपी या मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होती है, रिवर्स साइकिल की होती है, कार्नोट साइकिल की होती है, यानी कार्नोट की जो हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, सीओपी की बात करते हैं तो टेंपरेचर टर्म्स में लिखते हैं, तो मैक्सिमम सीओपी जो होगी वो T2 अपॉन T1 - T2 होगी। दोनों टेंपरेचर देखे तेरे को, यस, तो यहां से तेरे को क्या मिल गया, मैक्सिमम सीओपी मिल गई। एक्चुअल सीओपी कितना होगा 20% किसका, मैक्सिमम का। भाई तूने ये तो कैलकुलेट कर लिया यहां से, उसका 20% मतलब 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आई है, तो 0.2 into 3.66, तो तेरे को एक्चुअल सीओपी मिल रही है 0.732। अब एक्चुअल सीओपी क्या फॉर्मूला होता है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होती है Q2 upon W, तो Q2 upon W, Q2 की वैल्यू पुट कर दे, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे 140 और W कितनी रखी है, W कितना तेरे पास है, W कैलकुलेट करना है, यानी इस फॉर्मूले में सीओपी तो यहाँ पुट कर दे, ये रखी, ये हमने सीओपी पुट कर दिया, 140 वहां से पुट कर दिया, W डॉट आ गया 191.25 किलोवाट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक इक्वेशंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं क्या, यस। किसी को अगर दिक्कत होती है न्यूमेरिकल, बहुत ही ज्यादा डर लगता है किसी को, बहुत ही ज्यादा डर लगता है किसी को न्यूमेरिकल से, तो पहली बात तो गेट एग्जाम के बारे में सोचना बंद कर देंगे, दूसरा वो थ्योरी और डेरिवेशन में ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समय देने की जरूरत है। और ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर चलाने को मजा नहीं आता है, इस कैलकुलेटर को यूज करने में मन नहीं लगता है, तो गेट के एग्जाम की तैयारी आप उसकी तैयारी के बारे में ना सोचें। जिसको कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, जिसको कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, जिसको न्यूमेरिकल करना अच्छा लगता है, सिर्फ वही सोच सकता है गेट के एग्जाम के बारे में। ठीक है, आपको थ्योरी और डेरिवेशन के दम पे आप एक एग्जाम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हीट पंप का न्यूमेरिकल है। कह रहा है हीट पंप इज यूज्ड टू मीट द हीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाउस एंड मेंटेन 20 डिग्री सेल्सियस। हीट पंप क्या करता है, टेंपरेचर को बढ़ाता है, तो ये हाउस ऊपर होगा, रूम ऊपर होता है, पता का पहले आपको, और 20 डिग्री टेंपरेचर मेंटेन करना है, यानी कि टेंपरेचर T1 देखा तो 20 डिग्री, यानी कि 273 रहेगा तो केल्विन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हेन द आउटडोर टेंपरेचर ड्रॉप्स -2 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेंपरेचर, बाहर का टेंपरेचर, आउटडोर का टेंपरेचर कितना है -2 डिग्री, यानी कि T2 की वैल्यू देखिए -2 प्लस 273 कर देगा तो कितना आ जाएगा, 271 केल्विन, 271 केल्विन। ओके चलिएगा, तो Q1 कितना देखा आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, एस्टिमेट लॉस हीट जो है, रेट कितना है, जो हीट लॉस हो रही है कितना है 80,000 किलोजूल पर आवर, तो 80,000 किलोजूल पर आवर जो है हीट लॉस हो रही है।
ठीक है, 1 घंटे में 80,000 किलो जूल। इफ द हीट पंप अंडर दिस कंडीशंस हैज सीओपी, हीट पंप की जो सीओपी है वो 2.5 रखी है। क्या कह रहा है? पावर पूछ रहा है, पावर कंज्यूम बाय द हीट पंप। दूसरा, रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटडोर, यानी कि Q2 की वैल्यू भी आपसे पूछी गई है, आपसे Q2 की वैल्यू भी पूछी गई है और आपसे वर्क भी पूछा गया है। ठीक है, पावर पूछी गई, W डॉट Q2 पूछा गया है। तो बेटा सीओपी कितना होता है? Q1 डॉट अपॉन W। अरे ये हीट पंप है तो Q1 ऊपर आएगा नीचे W, तो Q1 डॉट अपॉन W। तो Q1 की जो वैल्यू है वो 80,000 किलो जूल पर आर है, 80,000 किलो जूल पर आर। लेकिन मेरे को ये किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल तो ऊपर ठीक है, नीचे क्या 1 घंटे में, जैसे पहले भी किया था हमने, तो 1 घंटे में 36 सेकंड होती है, तो 36 में डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर क्या बन गया? ये बन गया किलो जूल पर सेकंड यानी किलोवाट। नीचे कितना है? ये W डॉट मिल जाएगा तेरे को किसमें? ये किलोवाट बन चुका है, तो ये किलोवाट में आएगा क्योंकि सीओपी तेरे को 2.5 देखिए क्वेश्चन के अंदर, तो यहां से तेरे को W डॉट मिल गया है। तो कितना आ गया W डॉट? 8.89 किलोवाट। W कितना होता है? Q1 Q2, बार-बार आएगा, मैंने बोला आपको। तो W Q1 Q2, तो W की वैल्यू यहां से पुट कर दो, Q1 की वैल्यू Q1 की वैल्यू तो यहां से आएगी आपके पास, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 80,000/3600, यस ये वाली, और माइनस Q2 डॉट, तो ये भी आपने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया और ये भी किलोवाट में है, तो ये भी कितना किलोवाट में आएगा? 13.33 किलोवाट इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी 8 में पूछा गया क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्नोट थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्नोट थ्योरम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दोनों स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, है ना? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन ने हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया, क्लॉसियस ने रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का क्वेश्चन दिया, तो मैंने हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, तीनों के ऊपर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए। यही कॉन्सेप्ट है, यही सब कुछ रहेगा, बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, आपको यूनिट पे भी ध्यान रखना है। यूनिट और कैलकुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो तो चाहिए, साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो आपकी एक्यूरेसी है और जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स अगर आप ठीक यूज नहीं करोगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? हम पढ़ेंगे क्या? कार्नोट थ्योरम। चलिएगा, तो कार्नोट थ्योरम का जरा हम स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। क्या कहता है? द फॉर डिफरेंट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेंपरेचर लिमिट्स नो इंजन हैज एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट और रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी। कह रहा है कि अगर मान लीजिए 2 3 4 बहुत सारे इंजन हैं और सेम टेंपरेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहे हैं, तो याद रखना कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती है। मान लो ये 2 इंजन है, इंजन 1 और इंजन 2। इंजन 1 जो है वो कार्नोट इंजन है और जो इंजन 2 है, कार्नोट तो क्या है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है, तो कार्नोट इंजन है एक एक्चुअल इंजन, एक प्रैक्टिकल इंजन है। तो जो एक्चुअल इंजन है उसकी एफिशिएंसी कभी भी कार्नोट के इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती है। याद रखना, यही क्या है? कार्नोट थ्योरम है कि फॉर डिफरेंट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेंपरेचर लिमिट्स, लेकिन दोनों की टेंपरेचर लिमिट्स क्या है? सेम है। सेम टेंपरेचर लिमिट के बीच में किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से या रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती। रिवर्सिबल क्या होते हैं? कार्नोट इंजन होते हैं। अब इसको प्रूव करना होता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखेंगे तो लेट अस एज्यूम 2 इंजन्स E1 एंड E2। एक इंजन E1 है, दूसरा इंजन हमने E2 एज्यूम कर लिया है। लेट E1 इज इरिवर्सिबल, हमने ये भी एज्यूम करा कि E1 जो है वो इरिवर्सिबल है और जो E2 है वो रिवर्सिबल है ना? एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं आपसे कि इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती है, उसी को प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो E1 जो है वो इरिवर्सिबल है, E2 जो है वो रिवर्सिबल है। अब ये देखिए, आप जब 2 इंजन को कंपेयर करेंगे, मान लो कि 2 स्टूडेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो, तो उनका क्वेश्चन पेपर उनको दिया गया टाइम जो है बराबर होना चाहिए। मतलब दो चीजों को कंपेयर अगर आप करते हैं तो रिमेनिंग पैरामीटर मस्ट बी सेम, तभी तो कंपैरिजन कहलाएगा। तो देखो जरा ध्यान से कि जो इंजन E1 है और इंजन E2 है, दोनों की टेंपरेचर लिमिट सेम रखी गई है, यानी हाई टेंपरेचर दोनों का T1 है, दोनों का लोअर टेंपरेचर T2 है। दोनों को इनपुट भी सेम देना पड़ेगा तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। तो दोनों इंजन को, इंजन E1 को भी हमने कितना दिया हीट Q1, इंजन 2 को भी हमने कितना हीट दिया Q1। दोनों को इनपुट सेम देंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। इंजन क्या होता है? वर्क प्रोड्यूस करता है, तो दोनों इंजन है, दोनों वर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर इसने क्या करा कि इंजन E1 ने Q1 हीट लिया, W1 वर्क प्रोड्यूस करा, और इसने रिजेक्ट कितना करा? Q2। दूसरा इंजन E2 है, उसने भी हीट कितना लिया Q1, लेकिन वर्क कितना प्रोड्यूस करा? W। अरे यस और नो, और हीट कितना रिजेक्ट करा? Q3। अरे ये तो इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है ना? तो ये W2 प्रोड्यूस कर रहा है, ये W1 प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों को इनपुट सेम दिया गया है। दोनों का जो हीट रिजेक्ट, दोनों का वर्क आउटपुट अलग अलग हो सकता है, दोनों का जो हीट रिजेक्शन है वो भी अलग अलग हो सकता है, दोनों का सेम टेंपरेचर लिमिट्स हैं। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। लेट अस एज्यूम इरिवर्सिबल इंजन जो है, यानी कि जो ये वाला इंजन है, इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है। थोड़ी देर के लिए उल्टा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने बोला कि ये ऐसे होगा काम, है ना? ये मान लो ऐसे हो रहा है काम, ऐसा एज्यूम कर लिया, लेकिन आगे चल करके अगर किसी का वायलेशन हुआ लॉ का, स्टेटमेंट का, तो उल्टा हो जाएगा ना उसका। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है ना? तो यहां पर इरिवर्सिबल इंजन कौन सा? E1, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? W1/Q1। एफिशिएंसी ये होती है, तो W1/Q1 इज ग्रेटर देन W2/Q1। अरे यस और नो, इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी, इंजन E1 की एफिशिएंसी W1/Q1 और जो रिवर्सिबल इंजन है W2/Q1, क्योंकि Q1 दोनों का सेम है, तो Q1 से Q1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से तेरे को क्या मिला? यहां तेरे को मिला W1 इज ग्रेटर देन W2। W1 जो है वो W2 से ज्यादा है। ध्यान देना कि W1 W2 से ज्यादा, ऐसा कुछ करके यहां पे निकल के आया। अब एक काम करते हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जरा यहां पे देखना। यहां पे देखना क्या हो रहा है कि ये वाला जो थर्मल रिजर्वायर है, ये थर्मल रिजर्वायर क्या हो रहा है? देखो जरा ध्यान से, यहां तक ये Q1 ले रहा है और ये भी Q1 ले रहा है। थोड़ी देर के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि ये जो इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो क्या उसकी? यस। तो हमने वही काम किया है, हमने वही काम किया है कि यहां पर जो इंजन E2 रिवर्सिबल है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो देखो पहले ऊपर से नीचे की तरफ हीट फ्लो हो रहा था, अब नीचे से ऊपर की तरफ। जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये तो हीट पंप, ये तो किसकी तरह? हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की तरह काम करने लगेगा। हीट इंजन को आपने रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन उल्टा कर दिया, लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर हीट का ट्रांसफर कराओगे तो कुछ तो वर्क देना पड़ेगा। यस, तो एक काम करा, इसकी डायरेक्शन जैसे चेंज करी नीचे से ऊपर, इसको कुछ वर्क देना पड़ेगा। ये वर्क कहां से आएगा? ये वर्क यहां से आएगा इस इंजन से। तो इंजन E1 से हमको वर्क मिला था W1, तो W1 जो मिला था, और W1 की वैल्यू W2 से ज्यादा है। अरे यस और नो, W1 की वैल्यू W2 से ज्यादा है। तो हमने क्या करा, इस W1 में से कुछ वर्क इसको दे दिया। किसको दे दिया? इसको दे दिया, इसको दे दिया W2। अच्छा, जब डायरेक्शन चेंज करेगा तू,
तो रिवर्सिबल इंजन की जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए, तो रिवर्सिबल कब कहलाएगा? तो यहां से जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहां से हीट कितनी निकल रही थी Q3, तो इस बार Q3 इसके अंदर जाएगी, तो देखो Q3 अंदर जा रही है। यहां से W2 प्रोड्यूस कर रहा था तो W2 इसको देना पड़ेगा, बाहर से पहले बाहर आ रहा था W2 इसको देना पड़ेगा, Q1 इसके अंदर जा रहा था तो Q1 बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो ये रिवर्सिबल होगा, तभी तो ये रिवर्सिबल। इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने का मतलब है जो एनर्जी बाहर निकल रही थी अंदर भेजो, जो अंदर जा रही थी उसको बाहर भेजो, जस्ट इसका उल्टा कर दिया। अब क्योंकि W1 की वैल्यू W2 से ज्यादा है तो हमने जो यहां से जो वर्क मिला था उससे हमने वर्क सप्लाई कर दिया W2, उसके बाद भी तेरे को कुछ नेटवर्क मिल रहा है क्योंकि W1 की वैल्यू ज्यादा थी, W1 में से तूने W2 इसमें से निकाल दिया तो W1 की वैल्यू ज्यादा तो हमको नेटवर्क मिला, लेकिन तेरे को एक इफेक्ट यहां पर तू कंबाइन करके इसको देखेगा तो तेरे को ये दिखाई देगा कि यार ये जो रिजर्वायर है, ये जो रिजर्वायर है इसमें से Q1 जा रहा है इसके अंदर, वहां पे देख उल्टा कर दिया ना डायरेक्शन, तो अब Q1 इसके अंदर जाने लग रहा है और इसमें से Q1 बाहर निकलने लग रहा है, तो Q1 अंदर जा रहा है, Q1 ये Q1 इसके अंदर Q1 जाएगा, Q1 ये दे रहा है, मैंने तेरे को 100 रुपए दिए और तूने 100 रुपए मुझे वापस कर दिए, तो इससे अच्छा कि मैं डायरेक्ट ही इस हाथ में दे दूं 100 रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही है, इस थर्मल रिजर्वायर को हटा सकते हैं क्या? उस हिसाब से तू देखेगा, अगर ये Q1 इधर जाएगा, Q1 यहां से बाहर निकलेगा, इस रिजर्वायर की कोई यूज नहीं है, इस रिजर्वायर को हटा दो, ये Q1 डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट दे दो, रिजर्वायर गायब हो चुका है। तो इस पूरे सिस्टम में तेरे को अब एक ही तो रिजर्वायर दिख रहा है, यहां पे दो रिजर्वायर थे, लेकिन तू जब इसको इसकी डायरेक्शन हमने रिवर्स करी तो यहां पर केवल एक ही रिजर्वायर है। इस डायग्राम में तू देख, एक ही रिजर्वायर है केवल। अगर एक ही रिजर्वायर है और फिर भी हीट एक्सचेंज हो रही है, दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। इसका मतलब जो हमने यहां करा था काम, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। हमने एज्यूम किया था कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है, तो ऐसा इंपॉसिबल है, ऐसा इंपॉसिबल है क्योंकि आप किसी लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते। नो, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका उल्टा पॉसिबल होगा, यानी रिवर्सिबल की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल से ज्यादा होगी। यही तो कहा था कार्नोट थ्योरम ने कि डिफरेंट इंजन के जो डिफरेंट इंजन अगर ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन सेम टेंपरेचर लिमिट्स, किसी भी इंजन की इतनी ताकत नहीं है, किसी भी इंजन की इतनी औकात नहीं है कि उसकी एफिशिएंसी कार्नोट से क्या हो सके, ज्यादा हो सके। कार्नोट की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती, रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी, रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी बिटवीन द सेम टेंपरेचर लिमिट्स। तो रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी? इरिवर्सिबल से ज्यादा होगी। सो यही चीज हमें लिखी गई है कि ये जो है, दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, देयरफॉर irreversible cycle efficiency cannot be greater than reversible or Carnot cycle efficiency operating between the same temperature limits. So Carnot theorem में प्रूफ कर दिया आपको क्या होता है। ये आगे बढ़ सकते हैं कि हम लोग नाउ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और AKTU में इस तरह का न्यूमेरिकल कई बार ऑलरेडी आ चुका है। एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, पेन चलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, जरा समझना ध्यान से। तो देख जरा ध्यान से यहां पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल साइकिल कौन कौन से? कि एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेंपरेचर लिमिट्स। मान ले रिवर्सिबल साइकिल, इस तरह से दो रिवर्सिबल इंजन है, तीन रिवर्सिबल इंजन है, और इनकी जो सेम, इसका भी T1 है, ये भी T1 है, ये T2 है और ये भी T2 है, दोनों तीनों जितने भी कार्नोट साइकिल्स हैं, जितने भी रिवर्सिबल इंजन हैं, उनकी टेंपरेचर लिमिट्स अगर सेम है तो एफिशिएंसी भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करता है, केवल टेंपरेचर लिमिट पर डिपेंड करता है। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर लिमिट्स ओनली। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, समझना ध्यान से। एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप एन इंजन दैट टेक्स इन 105 megajoule at a temperature of 400 Kelvin and rejects 42 megajoule at a temperature of 200 Kelvin and delivers 15 kilowatt hour of mechanical work. Comment on the claim. अरे एक इंजीनियर है, वो कह रहा है किसी कंपनी से, वो एक डिवाइस बनाई, उसने एक इंजन बनाया कि इस इंजन को आप खरीद लो, और ये क्या कर रहा है, ये ऐसा करेगा कि इस, देखो डायग्राम बना लो पहले, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये W है, ये एक कारण, ये इंजन है जो इसने टेंपरेचर लिमिट्स की दे रखी है। तो तेरे को एक बात बता, यहां पे एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये तो इंजन है, ये तो इंजन है, तो भाई साहब एक काम करो, इसकी डायरेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। ये तो मैंने रेफ्रिजरेटर की तरह बना दिया ना, यस, इसकी जो डायरेक्शन है बेटा उसको ठीक करना पड़ेगा। नाउ अब ये इंजन है, ये तो वर्क प्रोड्यूस करेगा ना। तो Q1 की वैल्यू तेरे को दे रखी है क्या? यस, कितनी है? 105 मेगाजूल। इसको किलोजूल में कन्वर्ट कर ले, 10 से मल्टीप्लाई करके। T1 कितना दे रखा है तेरे को? 400 केल्विन, क्वेश्चन में दे रखा है T1 400 केल्विन। Q2 कितना दे रखा है बेटा? 42 मेगाजूल। तो Q2 की वैल्यू 42 मेगाजूल दे रखी है, और T2 की टेंपरेचर दे रखा है आपको 200 केल्विन, और तेरे को W दे रखा है वर्क दे रखा है 15 किलोवाट। अब ये इंजीनियर दावा कर रहा है इस बात का, ये क्लेम कर रहा है कि ये टेंपरेचर लिमिट्स है तो इतना वर्क मिलेगा, ऐसा जो इंजीनियर है वो क्लेम कर रहा है। तो तेरे को क्या करना है, ये देखना है कि सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। मान लो आप किसी कंपनी के ओनर हो, तो आपको ये फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा कि जो ये क्लेम कर रहा है, क्या ये सही क्लेम कर रहा है। तो हम कार्नोट थ्योरम लगाएंगे। क्या कहा था कार्नोट थ्योरम में? कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती है, रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इसके पहले एक्चुअल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दे, 1 - Q2 Q1। तेरे को Q1 भी बता, तेरे को Q2 पता है, तो तेरे को जो एक्चुअल एफिशिएंसी आएगी 60% आ रही है। अब एक काम करना, तेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, ईटा मैक्सिमम, यानी कि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? 1 - T2 T1। तो ये जो टेंपरेचर की फॉर्म है, टेंपरेचर की टर्म्स में जो आप फॉर्मूला लिखते हो वो रिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? रिवर्सिबल का। तो तेरे को टेंपरेचर वाला फॉर्मूला लगाना है, 1 - T2 T1। तो T1 T2 की वैल्यू देखिए तेरे को, तो ये आएगा 50%, 0.5। एक बात बताओ भाई, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? 1 - T2 T1, वो कितनी है? 50%। और ये जो क्लेम कर रहा है इन्वेंटर क्लेम कर रहा है कि ये इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी दिखा रहा है? 60%। कार्नोट थ्योरम का क्या हो रहा है? वायलेशन। यस और नो? नॉट पॉसिबल। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो एक्चुअल एफिशिएंसी है, जो कि 1 - T2 T1 आएगी, उसकी एफिशिएंसी कभी भी क्या नहीं हो सकती है? कार्नोट एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये फॉल्स है, यानी कि यहां पर मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ सकती है? 50%। उसके हिसाब से कितनी आ रही है? 60%। तो जो अपना माल बेचना चाह रहा है वो क्लेम जो है गलत कर रहा है। तो ईटा एक्चुअल ज्यादा हो रहा है इससे मैक्सिमम से, जो कि
पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। देयरफॉर इन्वेंटर्स क्लेम इज फॉल्स, इसका क्लेम जो है वो फॉल्स है। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन यहां पर मैंने दे रखा है। आप क्या करेंगे, एक्चुअल एफिशिएंसी निकालेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी 42 आएगी, एक्चुअल आएगी 42.8, तो एक्चुअल एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए इसका क्लेम भी फॉल्स होगा। हाँ, अगर मान लीजिए कल को ऐसा डेटा कुछ आ जाए कि एक्चुअल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी और मैक्सिमम एफिशिएंसी से, ठीक है ना, इसका मतलब वो जो इन्वेंटर है उसका क्लेम सही है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पूछता है कि जो इन्वेंटर ने क्लेम किया है उसका जो क्लेम है वो फॉल्स है कि ट्रू है, तो आप दिखा सकते हैं। अगर एक्चुअल एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी से कम आएगी तो इसका मतलब वो सही है। अगर एक्चुअल एफिशिएंसी उसकी ज्यादा आ रही है मैक्सिमम एफिशिएंसी से, कार्नोट एफिशिएंसी, तो इसका मतलब उसका क्लेम फॉल्स है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी का मतलब है, ध्यान देना, कि द साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू ओवर टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0, लेस देन। तो इसका मतलब ये होगा कि साइकिल है, जैसे मान लो कि Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 है ना अपॉन T2। सो भाई कई सोर्स हो सकते हैं, कई सिंक हो सकते हैं, कोई भी सोर्स होगा, कोई भी सिंक होगा, सिंक का मतलब हीट उसमें अंदर जाएगी और सोर्स से हीट बाहर निकलेगी। और टी क्या होंगे? टेंपरेचर होंगे, उनका सबका सम करना है। Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस Q3 अपॉन T3 और भी जितने हैं इक्वल टू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये मतलब होता है इसका। साइकिल का मतलब है कि उसमें क्या होंगे, वो साइक्लिक डिवाइस होगी, और इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये इसमें दो केस बनेंगे, एक तो होगा कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? साइकिल इज रिवर्सिबल, यानी इन सबको कैलकुलेट करने के बाद उनका सम अगर 0 आ रहा है तो साइकिल कैसी होगी? रिवर्सिबल। अगर माइनस में आ रही है उसकी वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन साइकिल इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। लेकिन अगर डेल क्यू ओवर टी का जो एल्जेब्रिक सम है वो अगर 0 से ज्यादा आ गया तो साइकिल इज इंपॉसिबल। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका यूज करके आप ये बता सकते हो कि जो साइकिल है वो कैसी साइकिल है, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या फिर इंपॉसिबल है। ठीक है, एंड क्लॉसियस इनइक्वालिटी टेल्स वेदर द साइकिल इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्लॉसियस इनइक्वालिटी हमको ये बताती है कि साइकिल जो है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या इंपॉसिबल है। ठीक है ना, ये बताता है कौन हमको? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, किसको? क्लॉसियस इनइक्वालिटी को, क्योंकि एग्जाम से चीजों को अगर हम समझते हैं तो चीजें हमको ज्यादा समझ में आती हैं। आइएगा समझते हैं कि एक साइक्लिक डिवाइस है, ये एक साइक्लिक डिवाइस है, और ये साइक्लिक डिवाइस जो है Q1 को हीट रिसीव कर रही है कितना? 100 किलो जूल। ये 100 किलो जूल हीट रिसीव करती है इस वाले सोर्स से, और ये सोर्स से हीट मिलेगी और सिंक में हीट जाएगी। तो यहाँ पर दो सोर्स हैं, एक सोर्स जिसका टेंपरेचर 1000 केल्विन है, दूसरा जिसका 500 केल्विन है, और तीसरा एक सिंक है जिसका टेंपरेचर कितना है? 300 केल्विन है। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर सोर्स और भाई सोर्स और सिंक का होना जरूरी है, एक सोर्स और एक सिंक का होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, लेकिन एक से ज्यादा सोर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा सिंक हो सकते हैं। तो यहाँ दो सोर्स हैं, देखो यहाँ से एनर्जी इसके अंदर जा रही है, यहाँ से भी हीट इसके अंदर जा रही है, और यहाँ से हीट बाहर निकल रही है। तो हीट निकल रही है तो ये सिंक है, इसके अंदर जा रही है। ठीक है, अब आइए जरा समझते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। इसका टेंपरेचर दिया हुआ 1000 केल्विन, कितनी हीट आ रही है? 100 किलो जूल। दूसरा सोर्स टेंपरेचर 500 केल्विन, कितनी हीट आ रही है? 50 किलो जूल। और सिंक का टेंपरेचर 300 केल्विन, और कितनी हीट जा रही है यहाँ पर? 60 किलो जूल। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली पहले हम लगाएंगे, ये वाली पहले इक्वेशन हम लगाएंगे, कौन सी वाली? दिस वन, कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट होता है, यानी कि W नेट इज इक्वल टू कितना होता है? Q नेट। नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, नाउ तो W नेट कितना निकल जाएगा यहाँ से? तो W नेट कितना होगा? तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो W नेट आ जाएगा यहाँ पे, देखो Q1 कितना है? 100, तो हीट इसके अंदर जा रही तो प्लस, ये भी कितना होगा? 50 प्लस, और यहाँ से 60 किलो जूल हीट निकल रही है। अरे इसकी अगर आप इसको देखोगे तो इसमें कितनी हीट जा रही है? Q1, Q2, बाहर निकल रही है Q3, तो Q3 माइनस होगा। तो यहां से तेरे को W नेट मिल जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 90 किलो जूल। तो W नेट जो है इस साइकिल से कितना वर्क मिला तेरे को? 90 किलो जूल, 90 किलो जूल। तो ये तो अभी हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी का तो यूज ही नहीं करा, हमने फर्स्ट लॉ लगाया है कि नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। नाउ हमको ये बताना है कि ये जो साइक्लिक डिवाइस है ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? और रिवर्सिबल में भी ये हीट इंजन है या रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है? एक बात बता, यहां से नेट वर्क जो है तेरे को पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला? नेट वर्क तेरे को पॉजिटिव मिला, तो इसका मतलब ये क्या है? हीट इंजन है। अगर यही नेटवर्क, क्योंकि हीट इंजन से वर्क मिलता है और रेफ्रिजरेटर को वर्क देते हैं, हीट पंप को वर्क देते हैं, तो जब वर्क देते हैं तो नेगेटिव, वर्क मिलता है तो पॉजिटिव। सो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये तो नेटवर्क आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जब नेटवर्क पॉजिटिव है तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये हीट इंजन है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये हीट इंजन है। तो देखो जरा यहाँ पे ये पूछ रहा था कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है या फिर इरिवर्सिबल हीट इंजन है, या रिवर्सिबल हीट पंप है या रेफ्रिजरेटर है? तो पहली बात तो रेफ्रिजरेटर ये नहीं है, ये हीट पंप नहीं है, ये हीट इंजन ही है, क्योंकि वर्क मिल रहा है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। नाउ तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये हीट इंजन है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है या इरिवर्सिबल हीट इंजन है। तो ये कौन बताता है? ये बताती है तेरे को कौन? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी टेल्स वेदर द साइकिल इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी का यूज कर तो तेरे को पता लग जाएगा कि ये इंजन जो है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू तेरे को निकालना है। अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू 0 के बराबर आया तो रिवर्सिबल हो जाएगा, और माइनस में आ गया कि 0 से कम आ गया तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। आजा देख लेते हैं जरा। तो डेल क्यू ओवर टी का मतलब क्या है? कि Q1/T1 प्लस Q2/T2 प्लस Q3/T3। तो Q1/T1, तो Q1 कितना है? 100 किलो जूल, और T1 कितना है? केल्विन में रखेंगे, 1000 केल्विन। ध्यान रखना कभी भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू नहीं रखनी है, केल्विन में रखनी है। Q2/T2, Q2 कितना है? 50, और T2 कितना है? 500 केल्विन। और ये क्योंकि ये Q3 क्या है? हीट रिजेक्ट हो रही है, यहां से बाहर जा रही है, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 60/300। जब तू इसको कैलकुलेट करेगा तो ये 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर 0 आ गया तेरा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बटी 0 आ रहा है तेरा, इसका मतलब वो रिवर्सिबल है। तो हीट इंजन है और वो भी कैसा है? रिवर्सिबल है। तो हीट इंजन है और वो भी कैसा है? रिवर्सिबल है, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू 0 तेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब वो रिवर्सिबल है। और नेटवर्क जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी कि वो हीट इंजन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को तू समझेगा तो किसी भी
टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको तोड़ देगा, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट तेरे को समझना पड़ेगा। आगे चल सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कह रहा है रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स, ये सवाल जो है मैं भी कराने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा सवाल एकेटीयू में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है। एकेटीयू के सवाल उठा करके देखेंगे तो ऐसा आपको सवाल मिलेगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है। होता क्या है सवाल के अंदर कि एक इंजन होता है, इंजन से जो वर्क मिलता है, क्योंकि इंजन से तो वर्क मिलेगा, इंजन से जो वर्क मिलता है उसमें से कुछ वर्क हम सप्लाई कर देते हैं रेफ्रिजरेटर को या हीट पंप को, उसको डिराइव करने के लिए। मतलब हीट इंजन भी रहेगा और कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप रहेगा। एक से वर्क मिलेगा, उसी में से वर्क हम देंगे दूसरे डिवाइस को, तो यहां पर उस तरह का सवाल मिलता है। आइए समझते हैं। देख यहां पे ये हीट इंजन है, ये रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर की जगह कल के दिन को यहां हीट पंप भी हो सकता है, तो डरना नहीं है, ठीक है। आज समझते हैं जरा इसको क्या कह रहा है। और रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स, ध्यान रखना रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल ऑपरेट्स बिटवीन 600 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो हीट इंजन बना दे क्योंकि उसने बोला हीट इंजन के बारे में, और रिवर्सिबल हीट इंजन है। अरे यस और नो, ओके नाउ टेंपरेचर लिमिट्स भी दे रखी है क्या तेरे को, यस। तो मैंने यहां पर टेंपरेचर लिख दिए हैं। तो देखो 600 डिग्री सेल्सियस है ना, तो T1 जब इसमें तू क्या करेगा 273 ऐड करेगा तो T1 की वैल्यू 873 केल्विन आ जाएगी। T2 कितना है तेरे को दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस, इस 40 डिग्री सेल्सियस में जब तू 273 ऐड करेगा तो 313 केल्विन आ जाएगा। एंड दिस इंजन इज यूज्ड टू ड्राइव अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस एंड -18 डिग्री सेल्सियस। यहां से जो, क्योंकि ये इंजन है तो ये क्या करेगा, Q1 को रिसीव करेगा और Q2 को रिजेक्ट करेगा और यहां से W1 प्रोड्यूस करेगा। ये जो W1 मिलेगा यहां से, इस W1 की हेल्प से हमको क्या करना है, ये ऑपरेट करेगा किसको, रेफ्रिजरेटर को डिराइव करेगा। किसको ड्राइव करेगा, रेफ्रिजरेटर को। तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम ये बनाया हमने। तो हीट इंजन में ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना हीट को, और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ हीट फ्लो होगी। तो मैंने क्या करा, इसको Q1 माना, इसको Q2 माना हीट इंजन के लिए। रेफ्रिजरेटर के लिए नीचे मैंने Q3 माना और इसको मैंने Q4 माना। तो ये जो टेंपरेचर है रेफ्रिजरेटर का, ये कम टेंपरेचर होता है, यहाँ पे ज्यादा टेंपरेचर होता है। तो कितना टेंपरेचर है जी, कितना टेंपरेचर है, -18 डिग्री सेल्सियस है। तो -18 जो है वो T3 है। तो जब 273 ऐड करेगा तो 255 केल्विन आ जाएगा। और ये जो इसका सराउंडिंग का टेंपरेचर है, ये इसका सराउंडिंग है, ध्यान देना, ये इसका सराउंडिंग है और ये हीट इंजन का सराउंडिंग है, ये इसका सराउंडिंग है। हीट इंजन के लिए सराउंडिंग ये होता है और रेफ्रिजरेटर के लिए सराउंडिंग ये होता है। ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेंपरेचर 40 डिग्री दे रखा है, तो 40 मतलब 40 + 273 313 केल्विन आ जाएगा। स्टिल देयर इज अ नेट वर्क आउटपुट ऑफ 370 किलो जूल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंजन था, इस इंजन से जो हमको वर्क मिल रहा है उसी वर्क को यूज करके हमको रेफ्रिजरेटर को चलाना है। लेकिन यहां से जो वर्क मिल रहा है रेफ्रिजरेटर को चलाने के बाद भी कुछ नेट वर्क आउटपुट हमको मिल गया है, कुछ नेटवर्क आउटपुट हमको क्या है, मिल गया। कितना, 370 किलो जूल। ओके आगे देखो क्या कह रहा है, हीट रिसीव्ड बाय द इंजन 2100, हीट इंजन जो दे रखा है 2100 किलो जूल, ये भी क्वेश्चन के अंदर Q1 की वैल्यू दे रखी है। मैं समराइज कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। कूलिंग इफेक्ट पूछ रहा है आपसे, कूलिंग इफेक्ट कहां पाएगा, रेफ्रिजरेटर पे। यानी कि आपसे Q3 की वैल्यू पूछी गई है, कूलिंग इफेक्ट पूछा गया, Q3 पूछा गया है। टोटल हीट रिजेक्शन इन द सराउंडिंग, देख बेटा इसका जो इंजन का सराउंडिंग है वो कितना है, 313 केल्विन, और इसका सराउंडिंग कितना है, 313 केल्विन। तो ये जो टेंपरेचर है और ये टेंपरेचर सेम है। ऐसे सोच के देख, एक इंजन है, एक इंजन है, वो हीट कहां पर, मान तेरी बाइक है, ऐसे बाइक है, यहां पे एक तेरे घर में एक बाइक खड़ी हुई है, तू बाइक को स्टार्ट कर दे, वहां से हीट निकलेगी, सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी, यस और नो। एक फ्रिज रखा हुआ है, उसमें जो हीट निकल रही है वो सराउंडिंग में जा रही है, अरे यस और नो। और दोनों का टेंपरेचर क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। अरे बाइक के लिए सराउंडिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए सराउंडिंग कोई अलग थोड़ी ना है, दोनों का सराउंडिंग सेम टेंपरेचर रहेगा। तो तू देख के ना, इसका भी 313 केल्विन, वो भी 313 केल्विन, दोनों सेम टेंपरेचर पे हैं। ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, तो टोटल हीट सराउंडिंग में कितनी निकली भाई, हीट इंजन ने कितनी हीट रिजेक्ट करी सराउंडिंग में, तो Q2, और रेफ्रिजरेटर ने सराउंडिंग में कितनी हीट रिजेक्ट करा, Q4। तो तेरे को क्या करना, टोटल लेना, टोटल हीट रिजेक्शन इन द सराउंडिंग, यानी तेरे को Q2 और Q4 का सम कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है ना, टोटल हीट रिजेक्टेड इन द सराउंडिंग, तो हीट का सराउंडिंग ये Q2 और रेफ्रिजरेटर सराउंडिंग ये यानी Q4, तो Q2 + Q4 की वैल्यू भी निकालनी है। तो तेरे को क्या करना है, मैं समराइज कर सकता हूं क्या कि भाई एक हीट इंजन है जिसका T1 T2 आपको दिया हुआ है, दोनों टेंपरेचर 273 ऐड करके यहां पर लिख लिया। ये जो इंजन है ये Q1 हीट रिसीव करेगा, W1 वर्क प्रोड्यूस करेगा और Q2 को जो है सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा। अब यहां से जो W1 मिल रहा है, वर्क जो मिल रहा है, उसी वर्क को हमको सप्लाई करना है किसको, रेफ्रिजरेटर को। कितना वर्क सप्लाई करा, W2। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि हमारे पास अभी भी नेटवर्क बच W1 मिला, W1 में से हमने कुछ दे दिया W2, W1 में से फिर भी बच गया W1 - W2, यानी कि नेटवर्क W1 - W2 370 किलो जूल हमको फिर भी मिल रहा है, फिर भी हमको हमारे पास मिल रहा है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब रेफ्रिजरेटर के जो टेंपरेचर हैं वो भी दे रखे हैं 40 और -18, तो -18 ये रहा और 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। यहां से कितनी हीट निकल रही है, Q3, कितनी हीट जा रही है सराउंडिंग में, Q4। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो आपको ये ख्याल रखनी होगी, क्या ध्यान रखना है आपको कि फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल, ओके, क्या ध्यान रखना होगा आपको कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए, किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल है, फॉर रिवर्सिबल, ध्यान देना, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, चाहे वो रिवर्सिबल चाहे वो हीट इंजन हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो हीट पंप हो, कोई भी हो, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q1/T1 = Q2/T2, ऐसा लिख सकते हैं। अगर उसकी टेंपरेचर लिमिट्स T1 T2 ना होकर के कितनी है, तो मान लो 4 है ना, T3 T4 है, तो हम लिख सकते हैं Q3/T3 = Q4/T4। ये रिवर्सिबल के लिए क्या है, वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। तो मैंने क्या करना है, तो देख जरा यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी रखी तेरे को, 2100 केल। अरे एक क्वेश्चन अगर तूने समझ लिया तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो Q1 की वैल्यू कितनी रखी तेरे को, 2100 किलो जूल। मैं बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप समझा रहा हूं आपको, बाकी के क्वेश्चंस में आपको उतना डिटेल में समझाऊंगा एक, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन वो जैसे ही हैं। तो देखते हो Q1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2100 किलो जूल दे रखी है। तो ये क्योंकि रिवर्सिबल है, ये इंजन कैसा है बेटा, दिस इज द रिवर्सिबल इंजन। तो क्या कर सकता है तू, Q1/T1 = Q2/T2 लगा सकता है क्या, यस, क्योंकि तेरे को T1 और T2 दे रखा है,
तो तू क्या करेगा यहां से, तो यहां से Q1 भी दे रखा है, T1 T2 भी दे रखा है, तो क्या तेरे को Q2 मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। यस, दिस इज द थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल। अरे ये जो मैंने आपको बताया है ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए केवल वैलिड है, और ये क्या है तेरा थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल। तो थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल का तेरे को यूज करना है Q1/T1 Q2/T2, Q1/T1 Q2/T2, तो यहां से तेरे को Q2 मिल जाएगा, कितना आ रहा है 753 किलो जूल। ओके, अब एक बात बता, W1 कितना होता है, Q1 माइनस Q2, अरे Q1 गया, Q2 रिजेक्ट हुआ, तो कितना मिला तेरे को W1, तो W1 मैंने बोला था ना बार बार आएगा, तो W1 Q1 माइनस Q2, तो तेरे को W1 Q1 की वैल्यू 2100 दे रखी है, और Q2 की वैल्यू तेरे को यहां से कैलकुलेट करी, तो तेरे को W1 मिल गया बेटा, कितना आ गया W1 1347, तो W1 तेरे को मिल गया। इस W1 में से W2 निकाल दे तो फिर भी तेरे को 370 बच रहा है, यानी कि W नेट जो है, W नेट W1 माइनस W2 है। अरे W नेट कितना है, W1 माइनस W2। W1 क्या है, हीट इंजन से जो वर्क मिला, और W2 क्या है, जो हमने पंप रेफ्रिजरेटर को सप्लाई कर दिया। फिर भी अपन के पास कुछ नेटवर्क बच गया, फिर भी नेटवर्क मेरे पास बच गया। फॉर एग्जांपल इसने मेरे को 100 रुपए दिए, इसने मेरे को 100 रुपए दिए, ठीक है, और मैंने तेरे को 50 रुपए दिए, तो मेरे पास फिर भी 50 रुपए बच गए, ठीक है ना। तो वही चीज है कि W नेट इज इक्वल टू W1 माइनस W2। W नेट की तो वैल्यू रखी है तेरे क्वेश्चन के अंदर 370, W1 तूने यहां से कैलकुलेट कर लिया, तो तेरे को यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, तो तेरे को यहां से W2 मिल जाएगा। अरे यस और नो, तो W2 मिल जाएगा, यहां से कितना आ रहा है 977 किलो जूल। अब तेरे को W2 मिल चुका है, तो तू क्या करेगा फिर, अब COP की बात, क्योंकि इसके लिए तो एफिशिएंसी की बात करते हैं, इसके लिए तो हम इंजन के लिए हम एफिशिएंसी की, लेकिन रेफ्रिजरेटर के लिए हम COP की बात करते हैं, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होगा, क्योंकि ये भी रिवर्सिबल है, टेंपरेचर टर्म्स में कितना हो जाएगा T3 अपॉन T4 माइनस T3। अरे यस और नो, T3 अपॉन T4 माइनस T3। जब भी हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की COP की, तो कम टेंपरेचर ऊपर आएगा और नीचे इन दोनों का डिफरेंस आएगा, है ना, T4 माइनस T3। तो अच्छा, दूसरा साथ ही साथ इसकी जो COP होती है वो कितना होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट Q3 अपॉन W2, तो Q3 अपॉन W2 ये किसके बराबर होगा, तो ये भी COP टेंपरेचर टर्म्स में होगी, और ये Q3 अपॉन W, ये जो फॉर्मूला आपको बताई रखा है। अरे यस और नो, यस, क्योंकि ये जो टेंपरेचर का फॉर्मूला है ये केवल रिवर्सिबल के लिए होता है, तो ये जो रेफ्रिजरेटर है वो तो रिवर्सिबल है, तो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, और ये वाला फॉर्मूला सबके लिए होता है। तो यहां से देख T3 T4 की वैल्यू तेरे को दे रखी है, यहां पे आएगा Q3 अपॉन W2, है ना, Q3 अपॉन W2, तो W2 की वैल्यू तेरे को पता है क्या यहां से, हाँ पता है, तो ये सब मैं करेक्ट करके दूंगा आपको, तो W2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, T3 T4 की वैल्यू पुट कर, तो तेरे को यहां से Q3 मिल जाएगा। तो Q3 कितना आ रहा है 4295, कितना आ रहा है 4295, तो तेरे को Q3 तो पूछा गया था, तेरे को आंसर आ गया, तो 4295, 4295 किलो जूल यहां से हीट रिमूव होगी, कूलिंग इफेक्ट आ गया तेरा 4295 किलो जूल। उसके बाद क्योंकि ये भी रिवर्सिबल है, तो जैसे हमने Q1/T1 Q2/T2 लिखा था, इसी तरह से हम यहां लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच में, तो Q3/T3 Q4/T4, ये फॉर्मूला लगाएंगे Q3/T4, तो यहां से तेरे को सब कुछ पता है, अब तो यहां से तेरे को Q4 मिल जाएगा, क्योंकि Q3 तेरे को पता है, T3 T4 पता है, तो Q4 मिल जाएगा तेरे को। तो ये जो Q4 है ये सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट हुई है, और यहां पर Q2 रिजेक्ट हुई थी, तो Q2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 753, Q4 हम यहां से निकाल लिए 5272, दोनों को ऐड कर दो Q2 प्लस Q4, ये वो है जो हीट रिजेक्ट हो रही है सराउंडिंग में, दोनों को सम करोगे तो 6025 किलो जूल आएगा। तो टोटल हीट रिजेक्शन इन द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है हीट इंजन का, ये सराउंडिंग है रेफ्रिजरेटर का, तो एक ही सराउंडिंग है ना दोनों का टेंपरेचर देखो 313 313 केल्विन है, ठीक है, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो 6025 आ जाएगा। बोल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी तेरे को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। जब तू एक बार समझ जाएगा ना इन चीजों को, तो फिर तेरे को बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। एक बार में अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लोड ले रहा है, तो वीडियो को पॉज कर ध्यान से इसको सोच, फॉर्मूला चेक कर पहले क्या हम पढ़ के आ रहे हैं, है ना, क्योंकि मेरे को तो ये हर एक चीज याद रखी है, तेरे को अगर याद नहीं थोड़ा पीछे जा, फॉर्मूला देख, अच्छा हाँ ये फॉर्मूला था, ये COP रेफ्रिजरेटर की होती है, ये COP हीट पंप की होती है, हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी निकालते हैं, वो सब कुछ बहुत वही बार बार एक ही चीज को हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें कई बार क्या हो सकता है कि आपसे Q2 पूछ सकता है अलग से, आपसे Q3 पूछ सकता है, Q4 पूछ सकता है, जो पूछेगा तब जो इसका स्टेप्स हैं सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स को वो कुछ इसी तरह के हैं, कंबाइंड प्रॉब्लम देता है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बिल्कुल उसी टाइप की न्यूमेरिकल है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, ऑपरेट कर रहा है, दोनों टेंपरेचर दे रखे हैं, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर कर रहा है, दोनों के टेंपरेचर दे रखे हैं। ये पहले जो है 2100 किलो जूल हीट रिसीव कर रहा था, इस बार 2000 किलो जूल रिसीव कर रहा है ना। वर्क आउटपुट फ्रॉम द अरेंजमेंट, नेट वर्क 350 दे रखा है, पहले 370, कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द हीट रिमूव्ड बाय द रेफ्रिजरेटर फ्रॉम 255 केल्विन, आपसे ये पूछ रहा है। इस डायग्राम के पूरा डायग्राम बिल्कुल ऐसे बना लेना, सेम डायग्राम बनाना, कोई भी चेंज नहीं है, बस इसकी जगह ये वैल्यू अलग है, टेंपरेचर अलग है। आपसे Q3 पूछ रहा है 255 केल्विन से कितना होगा, तो तेरे को Q3 की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली तेरे को क्या करना है, Q3 की वैल्यू पुराने डायग्राम के हिसाब से Q3 की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू कितनी आएगी 4357.27 किलो जूल आएगी। आंसर को तो वेरीफाई कर लेना, जब तेरा आंसर आ जाएगा तो तेरा कॉन्फिडेंस अपने बढ़ जाएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, बस डेटा चेंज है। इट इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं क्या। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं यहाँ पे, जो कि 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया है ना। अभी हीट इंजन के साथ क्या जुड़ा था, रेफ्रिजरेटर, इस बार हीट इंजन के साथ क्या जुड़ा है, हीट पंप जुड़ा है। हीट पंप वर्किंग ऑन ए कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है, टेक्स इन द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर